हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिरानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, या फिर जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड कॉन्कॉर्ड, इसका मतलब है किसी चीज़ पे अग्रीमेंट होना, है ना। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक है सब्जेक्ट यानी कि द वन जो कि एक्शन परफॉर्म करेगा, एंड द अदर वन यानी जो एक्शन वर्ड है दैट इज द वर्ब। अब इन दोनों ने हाथ मिला लिया है और इन्होंने कर लिया है एक अग्रीमेंट। और वो अग्रीमेंट क्या है कि भाई देखो, सब्जेक्ट बोलता है कि अगर मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब तुम भी सिंगुलर रहोगे, और अगर मैं प्लूरल हूं तो तुम भी प्लूरल रहोगे। वर्ब ने बोला ऑल ओके, बिल्कुल सही है। सो दिस इज हाउ इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज कैरी अ सिंगुलर वर्ब एंड अ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज कैरी अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, बट ये जितना साउंड करता है ना इजी, उतना इजी है नहीं, बिकॉज देर आर सर्टेन केसेस जहाँ पर हम जब सेंटेंस को पढ़ते हैं या जब हम सब्जेक्ट को देखते हैं हमें लगता है कि शायद ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, बट जब हम इसके रूल्स में जाते हैं या हम इसकी डेप्थ में जाते हैं तब हमें समझ आता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, एक सिंगल एंटाइटी की तरह काम कर रहा है। सो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो कब हम करते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज़, कब हम करते हैं प्लूरल वर्ब का यूज़, ये बेस्ड होता है मल्टीपल रूल्स पे जो कि ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है, विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें हम इंडिविजुअली हर एक वीडियो में बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। यू विल गेट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर आपको हर एक रूल जो है ऑफ द सेपरेट रूल, ठीक है, जैसे मैंने रूल नंबर करके एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उस पर बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, एंड देन वी वेंट अहेड विद द सेकंड रूल इन द अनदर वीडियो। क्लियर? सो दिस इज हाउ आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस टॉपिक, बट वो अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा या अभी बिकॉज एग्जाम्स बहुत नियर आ रहे हैं या क्लास 9 के स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम हो भी गए हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपको जनरल इंग्लिश के लिए भी काम आएगा व्हेन यू आर काइंड ऑफ प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइट अ सेंटेंस या फिर हाउ टू मेक अ सेंटेंस। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी दीज रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आज का वीडियो इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट अगर आप एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हो, बट ऑल्सो जनरली, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे जो छोटे मोटे रूल्स हैं उनको हम अलग से इन द बिगिनिंग नहीं पढ़ेंगे। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में क्या हुआ था ना, कुछ वेल डिफाइंड रूल्स हैं, है ना, और वो अगर हम समझ जाते हैं देन हम उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच था, बट यहाँ हम क्वेश्चंस की हेल्प से ये समझेंगे कि यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। सो वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वी विल सी द आंसर कि राइट आंसर क्या है, एंड अगर कहीं पे कोई रूल बहुत ज़्यादा याद करने वाला होगा देन डेफिनेटली आपको मैं अलग से रूल भी मेंशन कर दूंगी, एंड दिस इज हाउ वी विल प्रैक्टिस एंड सॉल्व 50 क्वेश्चंस इन टुडेज वीडियो। क्लियर? ऑलराइट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इट सेज द थीफ ब्लैंक कंप्लीटेड हिज प्लान फॉर द रॉबरी। अब थीफ क्या है? सब्जेक्ट है ना, और यहाँ जब हम बोल रहे हैं द थीफ तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्या है, सिंगुलर है, बिकॉज एक चोर की बात हो रही है और बहुत ही वेल डिफाइंड है, स्पेसिफिक है, द थीफ। अब यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे वर्ब के दिए हुए हैं, राइट। तो जब मैंने इसके पहले वीडियोस करवाए हुए या क्वेश्चन सॉल्व कराए तो उसमें बड़े कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो बड़े फनी लगे मुझे, और वो ये थे कि अरे भाई देखो, कुछ नहीं करना है, अगर 3 ऑप्शन प्लूरल है, एक सिंगुलर है तो सिंगुलर को टिक कर दो, और एक अगर ऑप्शन प्लूरल है बाकी सिंगुलर है तो प्लूरल को टिक कर दो। चलो ये कभी कभी काम आ भी जाता है, बट व्हाट इफ अगर यहाँ पर दोनों रूल्स, दैट इज टेंस का रूल भी और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का रूल भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या करोगे, राइट। बिकॉज एग्जाम में तो आपको ओवरऑल बेस्ड आएगा, सारे ही टॉपिक्स पे बेस्ड आएंगे क्वेश्चंस, करेक्ट। सो इसीलिए आपको सिर्फ ये चीज नहीं देखनी कि आप सिंगुलर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे कि नहीं, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि किसी टेंस का स्ट्रक्चर खराब तो नहीं हो रहा है, आर वी वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द टेंसेस, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग सो देन डेफिनेटली आपको सही आंसर मिल गया। तो पहले क्वेश्चन में थीफ सिंगुलर है तो पक्का यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। कंप्लीटेड हिज प्लान फॉर द रॉबरी, अब कंप्लीटेड यहाँ पर है, अब ये V2 होगा या V3 होगा, बट बिकॉज वी हैव कोई ना कोई वर्ब, और V2 तो अकेला आता है, उसके साथ कोई वर्ब की जरूरत नहीं होती, तो ये पक्का V3 की तरह एक्ट कर रहा है। यानी हमको कुछ ऐसा वर्ब चाहिए जो V3 यानी परफेक्ट टेंस वाला जो रूल है उसको भी खराब ना करे, साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का जो अग्रीमेंट है उसको भी ब्रेक ना करे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हैव, द थीफ हैव कंप्लीटेड हिज प्लान फॉर द रॉबरी।
नाउ हैव कंप्लीटेड सही है किसके पर्सपेक्टिव से, टेंस के पर्सपेक्टिव से, बट क्या हैव जो है वो सिंगुलर है, नहीं, हैज होता है सिंगुलर, बिकॉज मैंने पढ़ाया भी है, एस दिया हुआ है हैज में, तो वो सिंगुलर को इंडिकेट करता है, तो इसीलिए क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। सेकेंड ऑप्शन है हैज। अब हैज डेफिनेटली सिंगुलर है, ठीक है, तो एक रूल तो पक्का ये सही से काइंड ऑफ बोल सकते हैं अप्लाई कर रहा है, बट सेकेंड जो चीज है टेंस वाली, क्या वो भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हैज हैव V3 तो होता है हमारा स्ट्रक्चर। अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो क्या कर रहे हो, सबसे पहले टेंस पता होना चाहिए, बिकॉज बेसिक्स है वो, है ना, वो बेस है। अगर आप जो क्या बोलते हैं उसको, जो एक पर्टिकुलर क्या बोलते, फाउंडेशन है ना, हिंदी वर्ड मुझे नहीं आ रहा, बुनियाद, ठीक है। सो अगर किसी चीज़ की जो इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस बनाने की जो बुनियाद है ना मेन, वो टेंस है। अगर आप वो नहीं समझे हो तो फिर यहाँ पे बहुत से ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपको कंफ्यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जनरल स्ट्रक्चर है हैज हैव V3, किसका है ये, प्रेजेंट परफेक्ट का, राइट। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमने सिंगुलर वाला रूल भी सही अप्लाई कर दिया, हमने टेंस का रूल भी अप्लाई कर दिया, इसीलिए हैज जो है वो अभी सही है, यानी द थीफ हैज कंप्लीटेड हिज प्लान फॉर रॉबरी। ओके, नेक्स्ट है इज। अब इज भी तो क्या है, सिंगुलर है, थीफ के साथ इज यूज भी हो सकता है, तो क्या करें, इसको लगा दें हम ऑप्शन, नहीं, क्यों, क्योंकि द थीफ इज कंप्लीटेड नहीं होता है, इज MRV1ING होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। तो ये क्योंकि टेंस का रूल खराब कर रहा है इसीलिए हम इसको एलिमिनेट करेंगे। लास्ट बचता है ऑप्शन नंबर डी, हमको प्लूरल चाहिए ही नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक चोर, द थीफ, तो इसीलिए आप ऑप्शन डी को भी, बिकॉज इट इज प्लूरल, एलिमिनेट कर दोगे। तो जरूरी नहीं है सिंगुलर दिख गए मतलब एक कोई दो सही होगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि वो टेंस को भी खराब तो नहीं कर रहा है उसके रूल को या स्ट्रक्चर को। सो इसीलिए हैज और इज में से हैज जो है वो परफेक्ट है, सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, इजी था, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू सेकंड क्वेश्चन which is based on the rule. Let's just read the question. Tanuj and Surendra blank ministers. किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ बात हो रही है एंड की, दो सब्जेक्ट्स की, S1 और S2, है ना, तो S1 S2 दो सब्जेक्ट्स हो गए, एंड से कनेक्टेड है। अब एंड के लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं तो प्लूरल वर्ब लगाओ, सिंगुलर हो तो इज मतलब सिंगुलर वर्ब लगाओ, कोई दो प्रोनाउंस हो तो प्लूरल लगाओ, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है ना। अभी के लिए हमको क्या लग रहा है, लेट्स जस्ट रीड दैट, फिर हम देखते हैं कि हमारा जो रूल है वो सही है कि नहीं। तनुज एंड सुरेंद्र ब्लैंक मिनिस्टर्स, हमें ये समझ आ रहा है कि तनुज और सुरेंद्र दोनों क्या हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो ये जो मिनिस्टर्स की बात हो रही है वो दोनों के लिए हो रही है ना। यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेपरेट हैं, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स जब सेपरेट हैं इसका मतलब ये दो सब्जेक्ट्स का काम कर रहे हैं, और दो मतलब मोर देन वन, तो ये प्लूरल है, राइट। सो तनुज एंड सुरेंद्र प्लूरल वर्ब आना चाहिए, करेक्ट। चलिए देखते हैं, हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है बिल्कुल, तो पहले तो इसको रखो। हैज सिंगुलर है, रिमूव दिस। आर भी प्लूरल है, और हैड का कोई इशू नहीं है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों साथ यूज होता है, इट्स जस्ट दैट उसका जो स्ट्रक्चर है टेंस के अकॉर्डिंग वो सही बैठना चाहिए। तो हैड वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट करेंगे क्या, नहीं, यू विल एलिमिनेट दिस बेस्ड ऑन आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। नाउ तनुज एंड सुरेंद्र हैव मिनिस्टर्स, देखो हैव और जो मिनिस्टर है वो नाउन है, राइट। सो हैव मिनिस्टर कहाँ से होगा, आपको कुछ तो चाहिए ना जो कि वर्ब का काम करे, करेक्ट, यानी मेन वर्ब का, तो इसीलिए हैव जो है वो गलत है, बिकॉज हैव मिनिस्टर्स नहीं होता, कुछ आगे लगा होता, बीन वगैरह लगा होता तो हम थोड़ा सोचते भी, तो इसीलिए ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। फिर बचता है आर, तो आर के लिए क्या दिया हुआ है, तनुज एंड सुरेंद्र आर मिनिस्टर्स। हाँ, हमको पता है इज एम आर वाला V1ING वाली अलग बात है, बट अगर हमको आर के साथ ऐसे यूज करना होता है जहां आर खुद एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये सही सेंटेंस है ना। सो तनुज एंड सुरेंद्र आर मिनिस्टर्स अभी बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, तनुज एंड सुरेंद्र हैड मिनिस्टर्स। हैड क्या होता है, हैड कुछ तो आगे लगा होता है ना, बिकॉज हैड का तो हमारा स्ट्रक्चर है टेंस में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट होता है और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर। तो ये क्लियर हो गया कि एंड के साथ क्योंकि दो ऐसे सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं जो एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, यानी एक तनुज एक सुरेंद्र, दो हो गए सब्जेक्ट्स तो हो गए प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी क्या हो जानी चाहिए, प्लूरल। क्लियर, सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डन, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच सेज आई ब्लैंक माई होम टाउन एवरी ईयर, यानी कुछ तो है, आई व्हाटएवर क्या दिया हुआ है, विजिट दिया हुआ है ना, यानी यहाँ जाने की बात हो रही है कि मैं अपने होम टाउन यानी द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप
एवरी ईयर, तो और विजिट का दिया हुआ है, तो मैं हर साल अपने घर या अपने होम टाउन में विजिट करती हूँ, यही बोलना चाह रहे हैं, राइट। बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है किसी ऐसी चीज़ की जो हमेशा होती है, और जो भी चीज़ या जो भी एक्शन हमेशा की बात करता है, लाइक हैबिचुअल या एवरी टाइम इट इज़ हैपनिंग, डेफिनेटली हम उसको इनडेफिनिट प्रेजेंट की बात करते हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ टेंस कहाँ से आ गया, हम तो बात सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड की कर रहे हैं, भाई टेंस हमेशा आ जाता है, ठीक है, वो मेन है, क्लियर। अब जब आप बात करो इंडेफिनिट प्रेजेंट की, हमको पता है भी हमारा स्ट्रक्चर तो नॉर्मली चलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ES या S फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना आसान होता है, राइट, जो इंडेफिनिट प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। नाउ लेट्स सी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले आई विजिट्स माई होम टाउन एवरी ईयर, वाई आई जो है ये यूज करता है एम को या फिर नॉर्मल V1 को, विजिट्स नहीं होता, आई लाइक्स नहीं होता, आई लाइक होता है ना। सिमिलरली ऑप्शन ए इसीलिए एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है आई विजिट माई होम टाउन एवरी ईयर, ओके परफेक्ट, आई विजिट सही बैठ रहा है। आई इज नहीं होता, आई एम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत। आई हैज बीन विजिटेड नहीं, आई हैव बीन होता है और विजिटिंग नहीं आएगा यहाँ पर, राइट। हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट प्रेजेंट की। सो आंसर सीधे सीधे हमको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड आता हो या ना आता हो, टेंस के बेस पे आंसर मिल गया, और आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, कि मैं हमेशा अपने होम टाउन हर साल विजिट करती हूँ, यानी कि दिस इज अ हैबिट, दिस इज लाइक समथिंग जो कि एक्शन कंटिन्यूस हमेशा होता रहता है ना, कंटिन्यूस तो नहीं मतलब हमेशा होता है, रेगुलर एक्शन है। सो दिस इज हाउ आपका आंसर विजिट हो जाता है। तो हर जगह सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके पहले ये भी देख सकते हो कि टेंस का रूल तो ब्रेक नहीं हो रहा है, एंड यू कैन गेट योर आंसर कभी कभी, क्लियर, ओके। फोर्थ इज पारुल एंड हर रिलेटिव्स ब्लैंक ऑल्सो गोइंग टू जयपुर। अब बात हो रही है किसकी, एक है भाई पारुल जो कि है सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। फिर बात हो रहा है रिलेटिव्स का जो कि है प्लूरल सब्जेक्ट, कनेक्टेड है ये एंड से। अब पता चलेगा भाई आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे। चलिए हम जब बात कर रहे हैं पारुल एंड हर रिलेटिव्स की, तो हम ये बोल रहे हैं पारुल और उसके जो रिश्तेदार हैं दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, दोनों ही जयपुर जा रहे हैं, आर ऑल्सो गोइंग टू जयपुर। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इस का यूज करें, वॉज का यूज करें, हैड का यूज करें, वर का यूज करें, राइट। तो सबसे पहले देख लो स्ट्रक्चर कहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो एक ऑप्शन तो वो भी हो सकता है। सो पारुल एंड हर रिलेटिव्स इज ऑल्सो गोइंग, यानी जब एंड से दोनों जुड़े हुए हैं और अगर बात सिर्फ पारुल की हो रही है तो हम हिज का यूज कर सकते हैं, पारुल इज गोइंग, है ना। वॉज, पारुल एंड हर रिलेटिव्स वॉज ऑल्सो गोइंग टू जयपुर, ओके। पारुल एंड हर रिलेटिव्स हैड ऑल्सो गोइंग हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जहां हमने हैड और गोइंग पढ़ा हो, राइट। पारुल एंड हर रिलेटिव्स वर ऑल्सो गोइंग टू जयपुर, ओके। अब देखो यहाँ पे जयपुर जाने की किसकी बात हो रही है, दोनों की, पारुल भी जा रही है और उसके रिलेटिव्स भी जा रहे हैं, तो दोनों जा रहे हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल है तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सो आंसर वर होगा, इज और वॉज नहीं हो सकता, बिकॉज इज और वॉज क्या है, ये सिंगुलर है। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी। यानी ये तो बात क्लियर हो गई है, जब तक एंड के साथ दोनों जो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं वो एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल एक एंटाइटी की, डेफिनेटली वो क्या होगा, वो होगा प्लूरल वर्ब के लिए ब्लैंक, ठीक है। यानी टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद एंड, इफ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल एंटाइटी और एन इमोशन, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू यूज अ प्लूरल वर्ब, दैट्स इट, क्लियर। सो ये अग्रीमेंट का एक जो रूल है पता होना चाहिए, बिकॉज एंड पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्लियर। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ईदर ही और यू ब्लैंक टू पे फॉर द फूड। अब ईदर क्या होता है, ईदर और, नीदर नॉर और नॉर, बहुत सारे रूल्स हैं इनके, है ना। अगर बहुत अच्छे से एक एक रूल को प्रैक्टिस करना है, डेफिनेटली आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी किस चीज़ की, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड की, तो आप देख सकते हो इंडिविजुअल रूल्स, राइट। बट अभी के लिए हमको अगर जल्दी से निपटाना है इस क्वेश्चन को, तो हम ये बोल सकते हैं ईदर और का रूल पढ़ लेते हैं। सो ईदर ही और यू ब्लैंक टू पे फॉर द फूड, इसका मतलब है या तो तुम्हें या फिर वो जो भी यू है, दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, जो बिल आया है, जो भी चेक आया है, उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट्स जस्ट सी दी ऑप्शंस फर्स्ट, क्योंकि यू के साथ सही बैठ रहा है कि नहीं वो भी हमको देखना पड़ेगा। सो ईदर ही और यू हैव टू पे, ईदर ही और यू हैज टू पे, ईदर ही और यू इज टू पे, और ईदर ही और यू वॉज टू पे। देखो इज टू पे, वॉज टू पे, तो मतलब कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है ना, मतलब स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो रहा है। बट अगर हम रूल से जाएं तो रूल के हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। पता है क्यों, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं या तो तुम या फिर यू, ठीक है। और जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट
और ईदर और के पास, या कह सकते हैं वर्ब के पास होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है सिंगुलर या प्लूरल का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि भाई वर्ब जो है वो किसके पास है, यू के पास है, तो हम ही के हिसाब से नहीं, हम यू के हिसाब से यूज करेंगे इसको। सो यू हैव टू पे, यू हैज हो ही नहीं सकता यू के साथ, हमेशा हैव यूज होता है। यू इज होता नहीं है, यू वॉज होता नहीं है, यू वर होता है। इसीलिए आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यू हैव टू पे। यानी ईदर और का जो रूल है वो क्या क्लियर हो जाता है, लेट मी क्लियर दिस, ओके। ईदर और का जो रूल है, ओके, आगे जाके हम देखेंगे कोई रूल कि जब भी आप देख रहे हैं कोई वर्ब जो है ब्लैंक है, वो हमेशा यूज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियरर टू इट, और नाउन और प्रोनाउन नियरर टू इट। तो यहाँ पे ब्लैंक जो वो यू के पास है, इसीलिए आप यूज करेंगे हैव का, ना कि बाकी तीन ऑप्शंस का। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 6 years ब्लैंक द टाइम इट टुक टू बिल्ड दिस मॉल। अब यहाँ 6 साल की बात हो रही है ना। अब देखो, जो टाइम वाली चीजें होती हैं या जो भी यूनिट होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप स्पेसिफिकली एक पूरे टाइम पीरियड को बता रहे हो, ठीक है, तब हम उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। बट अगर आप हर एक साल को इंडिविजुअली बता रहे हो, तब आप प्लूरल की बात कर रहे हो, एंड यू विल टेक अ प्लूरल वर्ब। समझ आया? लेट मी रिपीट इट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सेंटेंस जहां पर जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है वो इंडिविजुअली नहीं बात कर रहा है, यानी सिर्फ एक पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो सिंगुलर वर्ब यूज करो। अगर कभी ऐसा होता है कि जो भी आपको टाइम दिया हुआ है वो हर एक साल, हर एक मंथ या हर एक डे की बात कर रहा है, लाइक इंडिविजुअली बात कर रहा है, देन डेफिनेटली आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सपोज 6 years ब्लैंक द टाइम इट टुक टू बिल्ड दिस वॉल। 6 years आर द टाइम, 6 years इज द टाइम, 6 years हैज द टाइम हो नहीं सकता, हैव द टाइम भी नहीं हो सकता है ना, बिकॉज हैज द टाइम, हैव द टाइम क्या, आगे का स्ट्रक्चर पूरा गड़बड़ है। तो आपको डिसाइड सिर्फ करना है आर और इसके बीच में। हम बोल रहे हैं पूरे 6 साल लग गए इस मॉल को बनने में, तो पूरा 6 साल जो है वो एक की ही बात कर रहा है। कितना टाइम लगा? 6 साल। ऐसा नहीं बोला हमने 1 साल लगा, फिर दूसरा टाइम था, फिर बना, फिर 3 साल लगे, फिर ऐसा, फिर वैसा। हम इंडिविजुअली बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट पूरा टाइम। तो 6 years इज गोइंग टू टॉक अबाउट सिंगुलर वर्ब, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको बस इतना समझना है, अगर सिंगल एंटाइटी है तो प्लीज गो फॉर सिंगुलर वर्ब। तो इस तरीके से आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 years इज द टाइम इट टुक टू बिल्ड द मॉल। पूरे मॉल बनने में 6 साल का समय लगा है, अंतराल, समय अंतराल नहीं, समय लगा है बस, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज जस्ट 1, सो इसीलिए आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, अ बॉक्स ऑफ सीरियल्स ब्लैंक रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकफास्ट। अब देखो क्या चाहिए आपको सीरियल्स चाहिए कि आपको बॉक्स चाहिए? बॉक्स चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये एक कलेक्टिव नाउन की तरह बात कर रहा है, बट अगर आपको ऐसे रूल्स नहीं रटने हैं तो जनरली अगर हम कॉमन सेंस यूज करके देखें तो बॉक्स की बात हो रही है कि ब्रेकफास्ट के लिए हमको एक बॉक्स की जरूरत है। अब वो किसी भी चीज का बॉक्स हो, पर बात तो एक बॉक्स की हो रही है ना। आप उसमें जो प्रेजेंट, जैसे अगर आप किसी फ्लेक्स की बात कर रहे हो और आप क्या करोगे, आप फ्लेक्स वगैरह एक एक गिन के थोड़ी बोलोगे कि हमको 10 फ्लेक्स चाहिए। आप एक बॉक्स की बात करें कि आई नीड ए कंप्लीट बॉक्स ऑफ सीरियल्स या ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, करेक्ट। तो इसीलिए यहां पर ये जो बॉक्स है, दिस इज द सब्जेक्ट, सीरियल्स नहीं है सब्जेक्ट। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ब जो है वो अब बॉक्स के साथ जाना चाहिए। सो अब बॉक्स और फिर आगे वर्ब रख के देख लो, और सीरियल्स पढ़ो ही मत। सो अ बॉक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकफास्ट, अ बॉक्स हैव रिक्वायर्ड, अ बॉक्स हैज रिक्वायर्ड या बॉक्स इज रिक्वायर्ड। सो ऑब्वियसली बॉक्सेस होता तो हम आर का यूज करते, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हैज और हैव जो है वो यहाँ पर जो रूल है उसको ब्रेक कर रहे हैं, राइट। हैज रिक्वायर्ड या हैव रिक्वायर्ड हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, करेक्ट, क्योंकि बॉक्स हैज रिक्वायर्ड नहीं होता है। इज एम आर कुछ ऐसा यूज करेंगे तब जाके हमारा सही स्ट्रक्चर बनेगा, करेक्ट। सो अब बॉक्स क्या बचता है, इज, यानी आपको सिर्फ सिंगुलर वर्ब की जरूरत थी। सिंगुलर सिर्फ हैज और इज थे, हैज और इज में से सिर्फ इज है जो इस सेंटेंस को कंप्लीटली मीनिंगफुली कंप्लीट करेगा। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लियर, ऑल राइट। सो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई है कि सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान दो कि बात किसकी हो रही है। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, आई एज वेल एज वाई स्टूडेंट्स ब्लैंक प्लानिंग फॉर अ गेट टुगेदर। देखो कभी भी कोई भी ऐसा सेंटेंस मिलता है जहां पर आपको एक सब्जेक्ट दिया, फिर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर दिया। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं और मेरे साथ साथ कोई और, ठीक है, बात किसकी हो रही है, मेरी हो रही है, मेन जो सब्जेक्ट है वो मैं हूँ, बट मैंने एक और ऐसी बस बात जोड़ दी है उसमें कि मेरे साथ साथ ये भी। तो भाई जो साथ साथ ये है वो सेकेंडरी टॉपिक है,
करेक्ट। तो आप सिर्फ फोकस करोगे जो मेन सब्जेक्ट है या प्राइमरी सब्जेक्ट है, जब सेंटेंसेस एज वेल एज, इन एडिशन टू, ऐसे वाली चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और जब मैंने ये रूल पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि आपको ये जो भटकाने वाला पार्ट है ना उस पर ध्यान ही नहीं देना है, बिकॉज ये एज वेल एज माई स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, वो आपको मेन सब्जेक्ट से भटका रहा है। आप सिर्फ मेन सब्जेक्ट पे ध्यान दो। बात आई की हो रही है तो आप कुछ ऐसा यूज करेंगे जो सिर्फ आई के साथ यूज हो सकता है। क्लियर। सो आई हैव प्लानिंग नहीं होता, आई हैव प्लान्ड होता है, राइट। प्लान्ड V3 आपको चाहिए रहेगा हैव के साथ, तो ऑप्शन ए कैंसिल। आई एम प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट, इज एम आर V1 ING होता है, आई के साथ एम का यूज कर सकते हैं। आई वर प्लानिंग नहीं होता है, आई वॉज प्लानिंग होता है, एंड आई आर ऑब्वियसली नहीं होता बिकॉज आई एम होता है। इतना ईजी, राइट। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एम प्लानिंग। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे बोला है इन एडिशन टू, मतलब इसकी बात हो रही है जो मेन सब्जेक्ट है, पर उसके साथ साथ ये भी एज वेल एज, इसके साथ इन एडिशन टू, तो इसके साथ आपने और इन्फॉर्मेशन जोड़ दी, तो कुछ भी ऐसा आपको आता है जो आपको मेन सब्जेक्ट से भटका रहा है, इट्स मेकिंग यू distracted, then definitely do not listen to or do not look at that part of the sentence, just go with the main subject and you will get the main verb, जो कि क्या होगा, obviously the singular or the plural accordingly जो कुछ भी दिया हुआ है। क्लियर। सो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, एम। डन। ओके, अब इसके लिए हम जो रूल है उसको पढ़ लेते हैं। जो रूल क्या कहता है, when two nouns और प्रोनाउंस, या तो कोई दो नाउन यानी नेमिंग वर्ड संज्ञा, या दो प्रोनाउंस जैसे आई, वी, ही, शी, ये सब होते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं। आर जॉइंट बाय, किस किस से जुड़े हुए हो, नंबर 1 एज वेल एज, ठीक है, अभी हमने बात किया। नंबर 2 अलोंग विथ, जो दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया। नंबर 3 टुगेदर विथ, देन विथ, या इन एडिशन टू, बिसाइड्स, यानी कुछ भी ऐसा जो ऐसा बता रहा है कि ये तो है ही मेन सब्जेक्ट बट साथ साथ इनकी भी बात हो रही है। देन डेफिनेटली वर्ब जो है वो आप फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग रखोगे या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग रखोगे। जैसे इसके पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट प्रोनाउन क्या था, आई, बाकी माई रिलेटिव्स हो, माई स्टूडेंट्स हो, कुछ भी हो, एज वेल एज हो, विथ हो, अलोंग विथ हो, बिसाइड्स हो, ये सब आपके काम के नहीं है। तो ये एक सबसे पहला मेजर रूल है। एंड वाला तो हम समझ गए, आगे जाके और भी रूल्स पढ़ेंगे। तो ये एक मेजर रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर इस चीज पे ध्यान दो कि एज वेल एज माई स्टूडेंट्स की भी तो बात हो रही है, तो माई स्टूडेंट्स आर भी तो हो सकता है, माई स्टूडेंट्स वर भी तो हो सकता है, फिर आप आसानी से कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। बट हमें फोकस सिर्फ पहले वाले पे करना है जो एज वेल एज के पहले है, जो कि आई है। आई सिर्फ एम यूज करेगा, सो एम प्लानिंग। डन। सो इस तरीके से ये रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। ओके, next question is the 9th question, a third of the city blank unemployed। third of the city का मतलब होता है 1/3, यानी हाफ क्यों लिख दिया मैंने, 1/3, यानी यहां बात हो किसकी रही है, फ्रैक्शन की। देखो अब यहाँ पे एक मैं बहुत प्यारा सा सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब मैं बात कर रही हूँ एक पर्टिकुलर केक की, ठीक है, कोई केक है, और मैं अगर बोलूँ कि इसका जो हाफ पार्ट है वो खा लिया किसी ने, तो क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम उसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं बोलती केक का सेंटेंस, तो केक इज बोलती मैं, केक आर तो नहीं बोलती क्योंकि एक ही केक है। अब मैं इसी केक का आधा भी कर दूंगी तो क्या वो एक ही चीज की बात नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, उसी एक केक का हाफ बोला है। तो अगर मैं हाफ ऑफ द केक भी लिखूंगी इसमें तो वो भी इज ही यूज करेगा। क्यों, बिकॉज आप हाफ, 1/3, 1/4, 2/5 जो भी है वो बात सिर्फ उस एक चीज की कर रहे हो, आप प्लूरल की नहीं कर रहे हो। इसका मतलब जब आपको फ्रैक्शन वगैरह आता है आपके क्वेश्चन में, यू हैव टू कीप द वर्ब अकॉर्डिंग टू कि वो किस चीज का फ्रैक्शन है। अगर वो प्लूरल चीज का फ्रैक्शन है, गो फॉर प्लूरल वर्ब। अगर वो सिंगुलर चीज का फ्रैक्शन है, गो फॉर सिंगुलर वर्ब। एज इजी इज इट। क्लियर। सो अ थर्ड ऑफ द सिटी मतलब सिटी एक ही शहर की बात कर रहा है, गो फॉर सिंगुलर वर्ब। एंड नाउ सी कि आप सिटी के साथ कौन सा वाला वर्ब यूज कर सकते हैं। सो सिटी वर एम्प्लॉयड, नहीं, हमको प्लूरल नहीं चाहिए। सिटी हैव अनएम्प्लॉयड, हैव अनएम्प्लॉयड क्या होता है, हैव बीन होता तो फिर भी सोचते। सिटी वॉज अनएम्प्लॉयड, ओके, सिंगुलर है। सिटी हैज अनएम्प्लॉयड, वही हैव और हैज में तो वही वाला पूरा फंडा है। टेंस का स्ट्रक्चर एक में खराब हो रहा है और एक में ऑब्वियसली टेंस का स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है, भले वो सिंगुलर वर्ब हो। करेक्ट। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ थर्ड ऑफ द सिटी वॉज अनएम्प्लॉयड। सो इफ यू हैव अ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, क्या ध्यान दोगे कि फ्रैक्शन वो सिर्फ एक चीज का है, सिंगुलर का है कि प्लूरल का है। डन। सो आंसर क्या हो जाता है 9th का, आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, वॉज। डन। ओके, नेक्स्ट है द 10th क्वेश्चन विच इज आई विश इट ब्लैंक फ्राइडे। जिनको नहीं पता ये रूल, डेफिनेटली क्या करेंगे ना, इट के साथ जो भी वर्ब यूज होता है आप उसको अप्लाई कर दोगे। बट नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जब भी आप बात करते हो किसी चीज की विश करने की, यानी काश ऐसा होता, तो जो विश करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, हम वर्ब का यूज करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या दिया हुआ है,
ठीक है। सो वो इफ हो, जैसे इफ आई वर बहुत बार बताया हुआ है मैंने, इफ आई वर कब होता है, इफ आई वॉज कब यूज होता है, आई वॉज नॉर्मल केसेस में यूज होता है, आई वर तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं, काश ऐसा हो जाए, लाइक वी विश समथिंग कम्स ट्रू, दैट टाइम वी गो फॉर वर्ब एज द वर्ब। सो यहाँ पे भी आई विश इट ब्लैंक फ्राइडे, काश फ्राइडे होता, या काश कल छुट्टी होती है, ऐसे करके जब हम सोचते हैं तब आप वर यूज करते हैं। सो सीधे सीधे जाओ और ऑप्शन ए में वर है और उसको यहाँ पे प्लेस कर दो, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ विश। डन। सो ये एक रूल है, आई होप क्लियर रहेगा और ये हमने पढ़ा भी हुआ है, आई होप आपको याद हो। डन, ओके। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, वेयर द ब्लैंक पीसेज ऑफ दिस मैप। अब ऐसे क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में दिए तो जाते हैं बट कहीं ना कहीं आपके टेंस से जुड़े हुए हैं। देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बना कैसे होगा वो सोचो, राइट। सो जब हम बोल रहे हैं द पीसेस, सो द पीसेस ऑफ दिस मैप, है ना। अब जब हम बनाते क्या है क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट करते हैं और WH वाला क्वेश्चन है तो WH वर्ड लगा देते हैं। यानी यहाँ पर WH वर्ड तो लगा हुआ है वेयर, इसके बाद पक्का हमने वर्ब को शिफ्ट किया होगा। द पीसेस जो है यहाँ पर क्या वर्ब यूज करेगा, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है ना। पीसेस मतलब बहुत सारे पीसेस, मोर देन वन, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए और इसी प्लूरल वर्ब को यहाँ शिफ्ट किया होगा जो आपको ब्लैंक के फॉर्म में दिया है, वेयर ब्लैंक द पीसेस ऑफ दिस मैप क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये एक तरीका था जिससे हमने WH क्वेश्चंस या फिर इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बनाना सीखा हुआ है टेंसेस में। बट क्या हम यही करते रहेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में? नहीं, ये चीज़ मेरे को सिर्फ आपको याद दिलानी थी कि भैया ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, इसका मतलब आपको ध्यान नहीं देना है कि वेयर के साथ क्या प्रॉपर बैठ रहा है ऑप्शन, नो, आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है द पीसेस, तो द पीसेस प्लूरल है, सब्जेक्ट भी हो जाएगा प्लूरल। सो द पीसेस वॉज ऑफ दिस मैप, नहीं, द पीसेस इज, नो, द पीसेस आर, द पीसेस हैज। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द पीसेस आर ऑफ दिस मैप बना होगा, वेयर आर द पीसेस ऑफ दिस मैप। क्लियर? सो आपने टेंसेस में इतनी चीजें पढ़ ली हैं कि उसका एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एक तो यही था और इसके पहले भी हम देख चुके हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द 12th क्वेश्चन, ईदर ऑफ द बुक्स ब्लैंक फाइन फॉर द प्रेपरेशन। अब यहाँ पे ईदर और नहीं है, यहाँ पर ईदर है सिर्फ, ठीक है। तो जब हम ईदर की बात करें या सिर्फ और की बात करें, ऐसा कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करें और नॉट टॉकिंग अबाउट ईदर और नीदर नॉर वाला जो पेयर है, देन यू विल सी कि बात किस चीज़ की हो रही है। ईदर का मतलब है दोनों में से कोई भी और नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, राइट। सो जब आप बोल रहे हो कि ईदर ऑफ द बुक्स ब्लैंक फाइन फॉर द प्रेपरेशन, यानी आपसे किसी ने पूछा भाई मेरे पास 2 बुक्स हैं, बुक 1 बुक 2, बताओ इनमें से कौन सी अच्छी है किसी भी एग्जाम के प्रेपरेशन के लिए। आपने बोला दोनों में से कोई भी चलेगी, यानी आप दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हो, राइट। सो यहाँ ईदर ऑफ द बुक्स के साथ आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, आपको सिंगुलर वर्ब की जरूरत है। क्यों? बिकॉज आप बोल रहे हो दोनों में से कोई भी फाइन है, दोनों में से कोई भी चल जाएगी। सो ईदर ऑफ द बुक्स आर नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता, हैव फाइन होता ही नहीं है, स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है। सो आंसर सीधे सीधे बचता है ऑप्शन नंबर इज। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इज, विच इज गोइंग टू फिल दिस ब्लैंक। क्यों? बिकॉज आप बोल रहे हो दोनों में से कोई भी, यानी दोनों में से कोई भी एक। तो बुक्स आर मत सोचना कि बुक्स आर होगा, नहीं, आप इधर को भी तो ध्यान दो कि बोलना क्या चाह रहा है। और इस तरीके से आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके। अब इस पे रूल पे आ जाते हैं कि भाई रूल क्या कहता है। व्हेन ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन ईदर एंड नीदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस, they are treated as singular and always take the singular verb। या तो इसको ऐसे बिल्कुल sophisticated लैंग्वेज में याद कर लो, या फिर ये दिमाग लगा लो जो मैंने अभी भी बताया ट्रिक है ना, कि ईदर और समथिंग है तो भाई दो में से एक की बात हो रही है, नीदर बोल रहे हो तो दोनों में से किसी भी एक की नहीं, ऐसा बोलना चाह रहे हो तो किसी भी एक की बात हो रही है ना, भले कितने भी सब्जेक्ट्स दिए हो आपको, करेक्ट। तो ये जो चीज़ है वो ट्रिक है। नंबर 2, अगर इसको रूल की तरह पढ़ना है तो ये कहता है जब भी किसी सेंटेंस में ईदर या नीदर एक प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, यानी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स, करेक्ट, इसका यूज हो रहा है तो फिर आप उसको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करोगे, एक अकेले सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे। और ऑब्वियसली अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ईदर ऑफ द बुक्स, यहाँ पर बुक्स के पहले कुछ होता यूज तो वो या तो कोई नॉर्मल प्रोनाउन होता है या नाउन होता, बट उसकी जगह ईदर यूज हो रहा है। इसका मतलब ईदर क्या है, खुद एक प्रोनाउन है, खुद एक प्रोनाउन है तो वर्ब भी क्या होगा भाई उसी के अकॉर्डिंग, और प्रोनाउन है तो सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज द 13th क्वेश्चन व्हिच सेज ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्लैंक एलिजिबल टू वोट इन दिस टाउन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास ना 2 ऑलरेडी रूल्स हैं, दैट इज अगर आप एंड से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं
और दोनों सब्जेक्ट्स बात कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग एंटाइटीज़ की, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हो, करेक्ट। अगर यही चीज़ जो है, यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही हैं और वो जुड़े हुए हैं एक साथ एंड की हेल्प से, पर बात सिर्फ एक एंटाइटी की कर रहे हैं, कॉमन सिंगल एंटाइटी की, तब आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो, करेक्ट। बट यहाँ पर एक और चीज आ गई कि भाई यहाँ पर ईच बॉय हर एक लड़का, ईच गर्ल हर एक लड़की, बात पक्का अलग अलग सब्जेक्ट्स की हो रही है और अलग अलग लोगों की हो रही है, तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, राइट, और सीधे जाओ और वर आर जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो लगा दो। बट नहीं, ये गलत है। जब भी एंड से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों और दोनों ही सब्जेक्ट्स में ईच या एवरी लिखा हो, आप हमेशा बात करेंगे सिंगुलर वर्ब की, समझे। यानी कभी भी आपको एंड के साथ ऐसे दिया हुआ है ईच बॉय या ईच गर्ल, तो आप या एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो आप हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे उस पूरे को और आप बात करेंगे सिंगुलर वर्ब की। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन में बी, सी और डी ऑप्शंस हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। बट अगर हमको नहीं पता होता तो हम शायद, मतलब अभी तो मैंने चलो वर और आर दे दिया है, तो आप शायद एक कोई तो टिक करने में समझ जाएंगे कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है यहाँ पर मैं वर हैव कुछ लिख देती, गलत बना देती ऑप्शन को, फिर आप डेफिनेटली आर के साथ जाते, या आर गलत होता कोई सब्जेक्ट तो आप कोई ऑप्शन तो आप वर के साथ जाते, बट वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एक सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, इसीलिए आंसर हो जाता है आपका सबसे पहला ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये हो जाएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज एलिजिबल टू वोट इन दिस टाउन। क्लियर। तो रूल क्या आता है इसके साथ, जब दो सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हो, बट ईच वन, हर एक, इज प्रीसीडेड यानी उसके पहले लिखा हुआ है ईच या फिर एवरी, द वर्ब शुड बी केप्ट सिंगुलर। यानी आपको एंड के साथ दो जो दिए हुए हैं जुड़े हुए सब्जेक्ट्स, अगर उनके आगे आपको या तो ईच लगा के दिया हो या फिर एवरी लगा के दिया हो, आप इसे हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। यही ये रूल कह रहा है, और सिंगुलर है तो भाई वर्ब तो सिंगुलर ही होगी। डन। तो ये एक अच्छी नई चीज़ है जो आई होप आप समझे। शायद इसको मैंने किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कवर कराया या सेपरेटली रूल में, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट थिंक सेपरेट रूल किया है। तो ये एक चीज़ है जो आई होप आपको एक सीखने को मिल रही है कि इस तरीके का कोई सेंटेंस आएगा आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। डन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 14th क्वेश्चन की, विच इज एवरीवन इन द ग्रुप ब्लैंक टर्न्स टू कुक डिनर। ओके, ठीक है। सो एवरीवन इन द ग्रुप, हर एक जन पूरे ग्रुप में। अरे हमको तो पता है ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप तो मतलब बहुत सारे लोग हो गए, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। या एवरीवन मतलब सभी की बात हो रही है, एवरीवन मतलब हर एक, एक मतलब सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब। मैंने इसी तरीके से बताया हुआ आपको, जब आप बात कर रहे हैं ईच वन, एवरीवन, आप बात कर रहे हैं वन की, यानी आप पूरे ग्रुप में हर एक के लिए वही बात बोल रहे हो। तो हर एक के लिए बोल रहे हो यानी आगे की जो बात है वो किसी एक के लिए है, समझ रहे हो। इसलिए यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सो एवरीवन इन द ग्रुप हैड टेकिंग, आर टेकिंग, टेक या टेक्स। सबसे पहले तो प्लूरल हटा दो, ठीक है। तो यहां पर आर और टेक ये तो हट जाएगा, करेक्ट। बचता है हैड टेकिंग, टेक्स। तो हैड टेकिंग तो मतलब कुछ भी बन रहा है, हैड टेकिंग टर्न्स, हैड नहीं होता, हैड बीन होता तो भी सोचते हैं ना, तो ये तो गलत हो रहा है। सो आंसर हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी, एवरीवन इन द ग्रुप टेक्स टर्न टू कुक डिनर। सब लोग अपना अपना एक टर्न ले लेते हैं और फिर खाना बनाते हैं। तो सब लोग यानी हर एक, एवरीवन तो वन, तो आंसर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। सो ये एक रूल है जो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज शब्द में ही छुपा हुआ है वन, और वन मतलब सिंगुलर। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट है 15th, नीदर द एस्केलेटर नॉर द एलिवेटर ब्लैंक वर्किंग। एस्केलेटर, एलिवेटर, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना तो भाई ये जो एस्केलेटर है वो, ना ही जो एलिवेटर है वो, दोनों ही काम नहीं कर रहे, तो ना ही ये ना ही वो, यानी आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, राइट। बट ऐसे नहीं देखते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ईदर और के केस में या नीदर नॉर के केस में आप वर्ब के सबसे पास वाले नाउन के हिसाब से वर्ब को प्लेस करेंगे। तो देखो इसको ना ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे, अगर मैंने भी ऐसे ही पढ़ाया हुआ है बिकॉज वो बेसिक्स हैं, बट अगर हमको अब इसको समराइज करना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ ईदर और के 3 रूल्स बनते हैं। पहला रूल है ईदर और के साथ दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो तो आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर दोनों प्लूरल हो तो आप प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो जो नाउन के पास हो उसके हिसाब से आप वर्ब के पास हो उस हिसाब से आप
जो ब्लैंक है उसको फिल करेंगे, ठीक है। अब इसी को एक ही रूल में हम पढ़ सकते हैं, वो ये है कि ईदर और हो या नीदर नॉर हो, इनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा उसके हिसाब से लगेगी जो उसके सबसे पास वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो, जो कुछ भी है, ठीक है। तो यानी कि यहां हमको जैसे बात करनी है कि ये ब्लैंक है, ठीक है, तो ब्लैंक किसके पास है, ब्लैंक पास है एलिवेटर के, तो हमको देखना ही नहीं है कि बाकी क्या दिया हुआ है, नीदर नॉर और ईदर और होना चाहिए। वापस बोल रही हूँ बिकॉज ईदर नीदर अकेले होंगे तो वो प्रोनाउन की तरह काम करेंगे, हम पहली बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वर्ब है वो सिर्फ एलिवेटर के हिसाब से होगा, तो बस ये पढ़ो एलिवेटर जो भी वर्ब है वर्किंग, दैट्स इट, बाकी पढ़ो ही मत। सो एलिवेटर वर वर्किंग, एलिवेटर्स होता तो वर होता, तो दिस इज रॉन्ग। एलिवेटर वॉज वर्किंग, ओके। एलिवेटर हैज वर्किंग, हैज बीन होता है, हैज वर्किंग नहीं होता। एलिवेटर हैव, ऑब्वियसली हैव तो यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज एलिवेटर एक है, सिंगुलर है। सो आंसर क्या मिल जाता है आपको, सीधे सीधे ऑप्शन बी। बट अगर आप एक साथ पढ़ोगे ना इधर और को, तो आपको वर ज्यादा अच्छा लगेगा ऑप्शन, और आप क्या बोलेंगे, नीदर द एक्सेलेरेटर नॉर द एलिवेटर वर वर्किंग, क्योंकि भाई दो की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ जो पास वाला है उसकी बात करनी है, डन। सो आंसर क्या हो गया 15th का, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉज, बिकॉज इट इज सिंगुलर। नेक्स्ट इज नन ब्लैंक इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। अब यहां नन को कैसे पढ़ोगे, नो वन, ये बताया हुआ है मैंने पहले की वीडियोस में, राइट। नन को पढ़ने वाले हो नो वन, नो वन मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मतलब कोई एक की बात हो रही है, समझ गए। सो नो वन, वन सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, दैट्स इट। सो आंसर हो जाएगा नन वर इंजर्ड, नन आर, नन इज, नन हैव बीन, नन इज इंजर्ड, ठीक है। सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। बट अगर आपको और अच्छा, जैसे अगर वर्ब टेंस के हिसाब से चाहिए तो हम लिख सकते हैं नन वॉज इंजर्ड, मतलब किसी को भी चोट नहीं लगी थी, ठीक है। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इज या वॉज आपको जो भी दिया हो, इट्स जस्ट दैट आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, क्यों, क्योंकि आप नन मतलब नो वन की बात कर रहे हो, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 17th one which says he is one of those guys who blank never cheated in exams। देखो इस क्वेश्चन के लिए अब आपको दो रूल समझने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है, जैसे सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है वन ऑफ प्लूरल, प्लस आपको दिया हुआ है दैट या फिर हु, तो आप हमेशा यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। क्यों करेंगे अभी मैं बता दूंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट पहले दो केसेस देख लो। नंबर 2 बोलता है कि आपको सब्जेक्ट के फॉर्म में ही दिया हुआ है वन ऑफ प्लूरल, तो यहां पर आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। यानी अगर आपको आपके सेंटेंस में स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि भाई ये जो है वो वन ऑफ दी जो भी पर्टिकुलर प्लूरल है उसकी बात हो रही है, यानी यहां आप बात कर रहे होंगे कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज वन ऑफ द प्लूरल दैट और हु, तो आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का, ठीक है। और अगर आप ये समझ जाते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और मेन ये है कि जब मैं बोल रही हूँ वन ऑफ दी, जैसे अगर मैं बोलूँ वन ऑफ दी बुक्स ब्लैंक ऑन द टेबल, ठीक है, यानी कि जो बुक्स हैं बहुत सारी, उनमें से एक जो है वो टेबल पर है, यही बोलना चाह रही हूँ, है ना। यानी सब में से एक की बात हो रही है, तो पक्का यहाँ सिंगुलर वर्ब है, तो वही तो हमने देखा, तो ये हो जाता है वन ऑफ द बुक्स इज ऑन द टेबल, करेक्ट। बट अगर इसका ऑपोजिट हो, जब आपको ये वन ऑफ दी जो है वो ऐसा ओनली वन नहीं लिखा है, नंबर 1, और नंबर 2 ये एज अ सब्जेक्ट की तरह काम ना करके ये रिलेटिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है, यानी जैसे हम लिखें इट इज द वन, द नहीं या फिर वन ही रखते हैं, इट इज वन ऑफ द बुक्स दैट, और फिर यहां पर लिखेंगे हम जो भी वर्ब है, तो यहां आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्लियर। तो सीधे सीधे वन की बात हो रही है, गो फॉर सिंगुलर वर्ब, बट एज अ रिलेटिव क्लॉज की बात हो रही है, देन यू विल गो फॉर प्लूरल वर्ब। अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर सिर्फ वन ऑफ दोज गाइज नहीं दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है ही इज वन ऑफ दोज गाइज, आगे दिया हुआ है हु, तो यहाँ हु दिया हो या दैट दिया हो, हमेशा ऐसे वाले स्ट्रक्चर में आपको प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। सो ही इज वन ऑफ दोज गाइज हु हैज नेवर चीटेड इन एग्जाम्स, लग तो हैज ही सही रहा है, बट हमको पता है स्ट्रक्चर क्या है भाई, प्लूरल वर्ब का है रूल, सो आप हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इज भी सिंगुलर है, इसको भी हटा देंगे, बचता है हैव और आर। अब देख लो, हु हैव नेवर, हु आर नेवर चीटेड नहीं होता है ना। सो आंसर हो जाएगा क्या, हु हैव नेवर। सो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। सो आपको बस ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। अगर यहां होता वन ऑफ द गाइज
और हु दैट भी नहीं होता, ही इज भी नहीं होता, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों में से एक की बात हो रही है, वन ऑफ, डन, तब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो रूल क्या हो जाता है, यूज अ प्लूरल वर्ब फॉर्म in a relative clause following one of or a similar expression when the relative is the subject। ठीक है, तो relative clause है और वो subject की तरह काम कर रहा है, go for which verb, go for plural verb, यानी हम जो structure है उसको ऐसे बना सकते हैं कि subject plus one of the जो भी plural होगा, ठीक है, plus that और who अगर use हो रहा है, go for plural verb। clear? I hope this is not shining, let me change the color। तो ये हो जाता है पहला रूल, ठीक है। और दूसरा, अगर स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहां आपको वन ऑफ दिया हुआ है प्लूरल और फिर आपको यहाँ पे वर्ब रखना है, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब रखेंगे, बिकॉज ये खुद एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है मेन, और यहाँ हम रिलेट कर रहे हैं दैट और हु का इस्तेमाल करके। सो इसीलिए ये वाले में प्लूरल वर्ब यूज होगा जो अभी क्वेश्चन देखा, और अगर इस जगह पे सिर्फ वन ऑफ दी कुछ होता तो हम आंसर कौन सा यूज करते, सिंगुलर वर्ब का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इट इज one of the birds that blank flying, ठीक है, और दूसरा आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इट नहीं दिया, सीधे दिया हुआ है one of birds या one of the birds blank flying। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ है, वो पहले वाले रूल में है, सब्जेक्ट वन ऑफ द प्लूरल बर्ड्स, फिर दिया हुआ है दैट या जो भी हु दिया हो अगर रिलेटिव। अब यहाँ पर आंसर जाना चाहिए प्लूरल वर्ब, तो आप कुछ भी रख दीजिए जैसे दैट वर फ्लाइंग। क्लियर? और अगर यहाँ पे बात करें तो वन ऑफ द बर्ड्स बोला है, यानी इतनी सारी बर्ड्स में से कोई एक, तो ये तो ईजी है, रटने की जरूरत ही नहीं है, एक है तो भाई क्या होगा, इज फ्लाइंग। डन। तो ये है सेकंड वाला स्ट्रक्चर, ये है फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। दिस इज समथिंग जो एक अच्छी चीज़ है, आई होप आप ये समझ गए हैं। और अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि लग भले सिंगुलर वर्ब रहा होता है इनको स्ट्रक्चर में, बट यूज प्लूरल वर्ब होता है। डन, ओके। नेक्स्ट है द 18th क्वेश्चन, माई सिस्टर अलॉन्ग विथ अदर्स ब्लैंक वरीड। हमको पता है कि अलॉन्ग विथ या बिसाइड्स या विथ या इन एडिशन टू एज वेल एज ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर्स आएंगे, ये आपको सब्जेक्ट से भटकाने का काम कर रहे हैं। मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, माई सिस्टर, बस उसको ध्यान रखो और बाकी मत देखो। सो माई सिस्टर वर वरिड, माई सिस्टर एक है तो वर वरिड हो नहीं सकता, माई सिस्टर आर वरिड हो नहीं सकता, माई सिस्टर हैव वरिड हो नहीं सकता, बचता है एक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो ये हो जाएगा माई सिस्टर वॉज वरीड। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसे यूज होते हैं दैट इज अलॉन्ग विद अदर्स या एज वेल एज या बिसाइड्स जो कुछ भी है, हम किसको यूज करते हैं, हम सिर्फ यूज करते हैं जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब को, बाकी जो ये है डिस्ट्रैक्शंस उन पे हम ध्यान ही नहीं देंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द 19th क्वेश्चन, वन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स पब्लिश्ड इन द मैगजीन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जहां मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो पक्का एक्सपेरिमेंट्स के साथ ऑप्शन को देखेंगे और प्लेस कर देंगे। ये नहीं करना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो, वन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स ब्लैंक पब्लिश्ड इन द मैगजीन। क्या हम जो भी सब्जेक्ट है उसके पब्लिश होने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। सब्जेक्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट्स पब्लिश हुए हैं कि वन ऑफ द फाइंडिंग्स पब्लिश हुई है? वन ऑफ द फाइंडिंग्स है ना, कि जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ उनमें से जो भी चीजें पता चली, जो भी कंक्लूजन आए, उनमें से एक कंक्लूजन को पब्लिश किया गया है मैगजीन में, वन ऑफ द। तो ये वही स्ट्रक्चर है जो अभी अभी हमने पढ़ा कि वन ऑफ द जो भी प्लूरल है, अगर वो आपका सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो आप क्या करेंगे, वन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट व्हेन वी थिंक अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, हम एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज करने के लिए ज्यादा उत्सुक होते हैं, बट डोंट डू दैट, यू हैव टू कीप योर आई ओनली ऑन वन ऑफ द फाइंडिंग्स। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, कोई भी सिंगुलर वर्ब, तो वर आर कैंसिल कर दो, बचता है वॉज हैज। अब पब्लिश नहीं, अब हम वर्ड प्लेस करके रखते हैं। सो वन ऑफ द फाइंडिंग्स आर पब्लिश्ड, सॉरी वन ऑफ द फाइंडिंग्स वॉज पब्लिश्ड, वन ऑफ द फाइंडिंग्स हैज पब्लिश्ड, हैज बीन होता तो सही होता। सो ऑप्शन डी गलत है और आंसर क्या है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए वॉज पब्लिश्ड। डन। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पे बस ध्यान दो सब्जेक्ट क्या है और उस हिसाब से वर्ब को प्लेस करो, दैट्स इट। ये सबसे अच्छी ट्रिक है जो सबको फॉलो करनी चाहिए कि भाई सब्जेक्ट क्या है, बात जो हो रही है वो हो किसकी रही है, एक्सपेरिमेंट्स की कि वन की कि फाइंडिंग्स की, भाई वन ऑफ द फाइंडिंग्स की, किसी एक की। सो सिंगुलर वर्ब। डन, ओके। नेक्स्ट है द 20th क्वेश्चन, माय न्यू पेयर ऑफ जीन्स ब्लैंक अ गुड फिट। भाई किसकी बात हो रही है, जीन्स की बात हो रही है कि पेयर ऑफ जीन्स की बात हो रही है, पेयर की बात हो रही है, राइट। और जब भी हम बात करते हैं पेयर वगैरह की तो हम ऑब्वियसली उसके साथ जो भी वर्ब होगा उसके हिसाब से यूज करेंगे। सो माय न्यू पेयर
ब्लैंक अ गुड फिट, जीन्स पढ़ो ही मत, बिकॉज जीन्स में एस दिख गया है ना, अब आपका मन ही यही होगा चलो भाई जीन्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं। नहीं, आपको पैर के हिसाब से यूज करना है, बिकॉज कौन गुड फिट नहीं है, पेयर ऑफ जीन्स। सो पैर के साथ वर्ब प्लेस करो। सो माई न्यू पेयर वर नॉट अ गुड फिट, माई न्यू पेयर वॉज नॉट अ गुड फिट, माई न्यू पेयर हैज नॉट गुड फिट या हैव नॉट गुड फिट। देखो हैज नॉट अ गुड फिट, हैव नॉट अ गुड फिट यूज नहीं करते हैं, कहीं से कहीं तक सेंस ही नहीं बन रहा, बचता है वर नॉट, वॉज नॉट। माई न्यू पेयर वर हो नहीं सकता, एक ही बात कर रहा है। सो माई न्यू पेयर वॉज नॉट ऑफ अ गुड या वॉज नॉट अ गुड फिट। क्लियर? सो आंसर क्या जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, एंड दैट इज हाउ। आपको ये एक और रूल है जो समझ आ गया होगा कि पैर पे ध्यान दो, आगे जो दिया उस पर ध्यान मत दो। डन? ओके। 21 क्वेश्चन सेज द ऑडियंस ब्लैंक ऑल हैप्पी इन द थिएटर। अब इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि सभी की बात हो रही है या किसी एक की बात हो रही है। तो ऑल लिखा है मतलब सबकी बात हो रही है ना। सो द ऑडियंस मतलब हर एक जन, एवरीबडी। एवरीबडी भी नहीं बोलूंगी, नहीं तो आप बोलोगे एवरी आ गया तो वन यूज करना, मतलब सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई जो जितनी भी लोग थे ऑडियंस वो बहुत खुश थे। सो वे बहुत खुश थे, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट, आप एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो द ऑडियंस इज ऑल हैप्पी, नहीं। द ऑडियंस वॉज ऑल हैप्पी, नहीं, ये भी सिंगुलर है। द ऑडियंस वर ऑल हैप्पी इन द थिएटर, या फिर द ऑडियंस हैड ऑल होता नहीं है। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत सारे लोग, ठीक है। द ऑडियंस मतलब बहुत सारे जितने भी लोग बैठे हुए थे इन द थिएटर बहुत ज्यादा खुश थे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन विच सेज डांसिंग इन द वाटर ब्लैंक अ बैड आइडिया। अब इसके पहले ये जो 21 वाला क्वेश्चन है इसमें हो भी सकता है कई लोग बोले कि नहीं एक सिंगुलर की बात कर रहा है, तो आप यहाँ तो ऑप्शन से स्टडी कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जामिनर, की वो प्लूरल मान रहे हैं कि सिंगुलर मांग रहे हैं, ठीक है। या फिर आप इसको जनरली समझो कि मतलब क्या बात हो रही है, एक जन की बात हो रही है कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। क्लियर? सो यहाँ पे ऑल हैप्पी यानी कि ऑडियंस बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, एंड दैट्स व्हाई यू वेंट फॉर प्लूरल वर्ब। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है 22nd डांसिंग इन द वाटर ब्लैंक बैड आइडिया। अब इसके लिए एक रूल है जो हम 22 और 23 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो या तो सबसे पहले हम रूल देख लें या फिर हम सॉल्व कर लें। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देन हम रूल्स देखेंगे। तो बात हो रही है आईएनजी फॉर्म की, ठीक है, इनको जिरेंट्स बोलते हैं। अब वो अलग बात है रूल की। अभी हम जनरल अगर अपना सेंस यूज करें देन वी कैन सी कि क्या बैड आइडिया था पानी में डांस करने का, है ना। डांसिंग इन द वाटर ये गलत आइडिया था, यानी ऑब्वियसली डांसिंग करना इन द वाटर क्या है, एक चीज की बात कर रहा है। देयर इज वन एक्शन जो कि गलत आइडिया था, इट वाज अ बैड आइडिया। ऐसे ही बोलते हैं इट वाज अ बैड आइडिया बिकॉज देयर इज वन थिंग। अब इट की जगह यही तो दे दिया डांसिंग इन द वाटर, बिकॉज एक ही तो चीज की बात हो रही है। सो आंसर क्या करोगे यहाँ पे, हमेशा ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज डांसिंग इन द वाटर इज जस्ट वन थिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, डांसिंग इन द वाटर। आर, वॉज, वर, हैव। तो वर और आर तो प्लूरल है, एलिमिनेट हो जाते हैं। हैव देखो स्ट्रक्चर खराब तो नहीं करा, इन द वाटर हैव अ बैड आइडिया नहीं। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वॉज, क्योंकि हैव से क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर सही बन ही नहीं रहा, सेंटेंस खराब हो रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन? ओके। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, वो है नेक्स्ट 23rd विच सेज डांसिंग इन द रेन एंड गेटिंग वेट ब्लैंक माई मिस्टेक्स। मेरी गलतियां क्या थी, मिस्टेक्स क्या थी। एक तो डांसिंग इन द रेन, बारिश में डांस करने की, एंड गेटिंग वेट, एंड देन गेटिंग टोटली ड्रेंच्ड, ठीक है, पूरी भीग जाना, दैट वर माई मिस्टेक्स, राइट। सो ये दोनों चीजें जो हैं वो दोनों ही मेरी गलतियां थी। अब इसको समझने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, फटाफट से मैं चेंज करूंगी अदरवाइज ओके आंसर दिखेगी आपको, चलो कोई नहीं। जो रूल है वो कहता है जब आप जिरेंट्स को यूज करते हैं, जिरेंट्स का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो V1 ING फॉर्म या जिरेंट्स जो है दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पे डांसिंग और गेटिंग ये सब क्या है, सब्जेक्ट्स ही है ना। दे टेक द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द verb. However, when they are linked by and, they take the plural verb. Clear? यानी पहला वाला जो क्वेश्चन था वो ये बोलता है कि V1 ING जब आपका या जिरेंट जो है वो आपका सब्जेक्ट हो तो वो अकेले की बात कर रहा है, अकेले की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली वो सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। तो वो तो हम क्वेश्चन से भी समझ गए थे, साथ ही साथ आपको एज अ प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में रूल भी पता चल गया। नंबर 2, जब हम एंड से जोड़ रहे हैं इन दोनों को तो भाई दोनों ING जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, दोनों अलग अलग एंटाइटी की तरह काम करेंगे। तो वही जनरल रूल है कि आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको रूल के फॉर्म में चाहिए तो वो भी आपको मिल गया, साथ ही साथ आपको अगर नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करना है तो भी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज है, डांसिंग इन द रेन, गेटिंग वेट, दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही मेरी गलतियां थी। सो आंसर हो जाना चाहिए कुछ जो प्लूरल वर्ब हो। सो डांसिंग इन द रेन एंड गेटिंग वेट, वॉज इज हैड वर, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जो कि एक प्लूरल वर्ब है। वॉज इज एलिमिनेट हो जाएंगे और हैड जो है वो यहाँ पर हैड माई मिस्टेक कुछ नहीं होता है। सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सो जिरेंट्स वाले दोनों रूल्स समझ आ गए हैं, ओके।
अब बात करेंगे 24th की, विच सेज राइस एंड बीन्स ब्लैंक माय फेवरेट। अरे बड़ा आसान है, राइस और बीन्स है तो आर ही होगा, बिल्कुल भी नहीं। जब भी एंड के साथ आप कोई दो ऐसे सब्जेक्ट्स जोड़ रहे हो जो एक एंटाइटी, कॉमन एंटाइटी की बात कर रहे हैं, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो जब आप बोल रहे हैं राइस बीन्स, तो राइस बीन्स एक साथ बोल रहे हो कि चावल और बीन्स मुझे एक साथ जो है वो मेरे फेवरेट हैं, राइट। सो ये एक पूरा एक ही डेलिकेसी की बात कर रहा है, ऐसा कहना चाहिए। सो राइस एंड बीन्स आर वन ऑल टुगेदर। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आप जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर करेंगे, प्लूरल नहीं करेंगे। सो इज, आर, हैव, हैज में से क्या हो जाएगा, राइस एंड बीन्स इज माई फेवरेट। अच्छा है, बिल्कुल सही है, रूल भी वायलेट नहीं हो रहा और सिंगुलर भी है। राइस एंड बीन्स आर हो नहीं सकता, हैव हो नहीं सकता, बिकॉज प्लूरल हमें यूज नहीं करना। हैज माई फेवरेट नहीं होना, उनके पास मेरा फेवरेट है क्या, ऐसा गलत सेंटेंस बन रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइस एंड बीन्स इज माई फेवरेट। तो आपको एक सिंगल एंटाइटी मिलती है, जैसे टी एंड कप, कप एंड प्लेट, प्लेट्स एंड बोल्स, तो ये सब दोनों क्या है, वो एक ही चीज है। तब आप उसी तरीके से बात करो कि एक सब्जेक्ट की बात करो। बट अगर आप अलग अलग की बात करो देन ऑब्वियसली यू नो कि आप सेपरेटली दोनों को इंडिकेट कर रहे हैं। डन, ओके। So if to say two singular nouns are joined by and represent a single entity or emotion, verb is singular। तो दोनों ही जो nouns हैं या दोनों ही जो subjects हैं, अगर वो and से जुड़े हैं तो हम plural verb यूज करते हैं। नहीं, हर जगह नहीं होता ऐसा। जब हमें लग रहा है कि ये दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं, सिंगल एंटाइटी या सिंगल इमोशन की बात कर रहे हैं, तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। डन, ओके। नेक्स्ट है द 25th क्वेश्चन विच सेज पॉलिटिक्स ब्लैंक बीन वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है दो तरीकों से। एक तो आपको यहाँ दे दिया है सब्जेक्ट, दूसरा दे दिया है बीन। तो आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी टेंस की मदद से शायद मिल जाए राइट आंसर, या फिर आप सब्जेक्ट के फॉर्म से भी समझ जाएंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। सो पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, भले एस लगा हुआ है पॉलिटिक्स में, बट वो एक नाम है ना, और वो एक ही नाम है। तो यहाँ आप सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, बट ऐसा सिंगुलर वर्ब जो बीन के साथ यूज होता हो। सो पॉलिटिक्स इज बीन कुछ नहीं होता, आर बीन कुछ नहीं होता, हैज एंड हैव बीन होता है। बट यहाँ हमको सिंगुलर चाहिए तो हम आंसर यूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी कि पॉलिटिक्स हैज बीन वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं एक ही सब्जेक्ट की एंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट की और एक ही बोल सकते हैं एंटाइटी की, तो इसीलिए आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। डन, ओके। 26th is the legend of the ultimate blank my favorite movie। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर कोई भी एक नाम होगा यानी एक सब्जेक्ट होगा तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और इसको इस तरीके से बताया जाता है कि कभी भी कोई बुक का टाइटल हो, कोई मूवी का नाम हो या किसी भी चीज़ का नाम हो, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। बट उसको अलग से हम समझते हैं कि भाई रूल है याद रखना है, बट ये कॉमन सेंस तो यही ना कि एक ही तो मूवी का नाम है, एक है तो सिंगुलर ही होगा। सो द लेजेंड ऑफ द अल्टीमेट, ये पूरा एक नाम है किसका, मेरी फेवरेट मूवी का। वैसे मूवी है भी कि नहीं मुझे नहीं लगता, मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। सो माई फेवरेट मूवी सिंगुलर क्या हो जाएगा, वर, आर, हैव, तीनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बचता क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज कि लेजेंड ऑफ अल्टीमेट मेरी सबसे फेवरेट मूवी है। डन, ओके। 27th के पहले ये जो रूल है, जो मैंने बोला सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में जो रूल होता है सबको ही पता चल जाएगा कि बुक का टाइटल हो, किसी मूवी का टाइटल हो, किसी नॉवल का टाइटल हो या अदर सिमिलर वर्क्स, किसी भी और चीज़ का टाइटल हो, आर ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर? सो आई होप आपको समझ आ गया है कि किसी भी चीज़ का जो नाम है अगर वो एक ही है, वो बुक हो, वो नॉवल हो, कुछ भी हो, वो नाम है ना, वो एक ही है, सो इसीलिए एक एंटाइटी है। सो आंसर जो होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 27 की। नॉट ओनली एनिमल्स बट ऑल्सो बर्ड्स ब्लैंक इन डेंजर। एक तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई नॉट ओनली जो है वो हमेशा बट ऑल्सो के साथ उपयोग होता है। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ नॉट ओनली और फिर आगे के ब्लैंक में क्या होगा, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। बट यहाँ पर जो आपको मेन क्वेश्चन है वो ये दिया है कि ना ही सिर्फ एनिमल्स बल्कि बर्ड्स भी खतरे में हैं, राइट, यही बोलना चाह रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो की, तो यहाँ हम क्या बात करें, हम सिर्फ एक एनिमल की बात करें, एक बर्ड की बात करें, भाई हमको मतलब ही नहीं है। हम ये देख रहे हैं एनिमल्स बर्ड्स दोनों प्लूरल हैं, इसीलिए आपका आंसर जो है वो क्या हो जाना चाहिए, वो जाना चाहिए आर, बिकॉज हम बोल रहे हैं ना ही सिर्फ सारे जानवर एनिमल्स बल्कि सारे पक्षी भी खतरे में हैं। तो खतरे में कौन है, एनिमल्स इन डेंजर, बर्ड्स इन डेंजर। तो एनिमल्स आर इन डेंजर, बर्ड्स आर इन डेंजर, यही बोलना चाह रहे हो। सो दोनों के लिए क्या हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी आर। बाकी वॉज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, हैव इन डेंजर होता नहीं है, हैव बीन होता तो सही होता। तो इस तरीके से या तो आपको रूल पता हो या आप सीधे कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस हमेशा मदद करता है। सो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके। सो अब आपके पास रूल भी तो होना चाहिए। आप बोलेंगे मैम आपने बोला या तो रूल पता हो या कॉमन सेंस बता दिया, रूल तो बता दो। तो रूल में देखो क्या है,
अगर सब्जेक्ट्स जो है वो दोनों सिंगुलर हैं एंड आर कनेक्टेड बाय वर्ड्स और, नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब इज सिंगुलर, सबको बताइए, है ना। अगर आप इन सब में से किसी के भी साथ दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो भाई जो भी वर्ब जिस भी नाउन के पास होता है उस हिसाब से यूज होता है ना। तो दोनों सिंगुलर होंगे तो पास वाला भी सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। बट इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल एंड कनेक्टेड ऑब्वियसली द वर्ब इज प्लूरल, यानी ऑब्वियसली जब अब दोनों एक साथ वर्ब आपको प्लूरल मिलेंगे तो जो दोनों सब्जेक्ट्स जो है वो प्लूरल मिलेंगे तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल के पास होगा, तो इसलिए वो भी प्लूरल होगा। तो बड़ा आसान है। बस ये जो है इतना बड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में पढ़ने से अच्छा मैं वही जो पहले से बोल रही हूँ आपको, इनमें से कोई भी वर्ड हो, बट पेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो, और हो, नॉर हो, नीदर नॉर हो, इधर और हो, नॉट ओनली हो बट ऑल्सो हो, इनके साथ अगर जो भी ब्लैंक है, जो वर्ब है, वो जो भी नाउन के पास होगा उस हिसाब से ही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स इट, क्लियर? ओके। नेक्स्ट है 28, ऑल ऑफ द डॉल्स ब्लैंक ओल्ड। भाई जितनी भी डॉल्स रखी हुई हैं, गुड़िया गुड़िया रखी हुई हैं, क्या हो गए हैं, वो पुराने हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ जब दिया हुआ है ऑल ऑफ द डॉल्स, आंसर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन सी आर ही होगा ना, ऑल की बात करो ना, जितनी भी डॉल्स हैं उनमें सभी की सब क्या है, प्लूरल है, सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी आर। बाकी वॉज, हैज, इज ऑब्वियसली सिंगुलर है तो हट जाएंगे, ठीक है। ये तो कुछ ईजी क्वेश्चन आई होप सभी को पता होंगे। डन, ओके। Blank next is a great many students blank shown interest in participating in the match. तो a great many, ठीक है, इसका एक रूल है, ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट दिखाया है, किसने इंटरेस्ट दिखाया है, बहुत सारे बच्चों ने। बहुत सारे बच्चे क्या हैं, प्लूरल हैं, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। बड़ा आसान। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हैव। क्यों? क्योंकि हैव शोन ये क्या है, V3 है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए जो V3 के साथ जाए। तो इज V3 होता नहीं है, आर V3 होता नहीं है, हैज V3 होता है, हैव V3 होता है। अब इन दोनों में से क्या प्लूरल है, हैव है, तो इसलिए आंसर जान चाहिए ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है कि आप यहाँ तो रूल रटो, यहाँ तो आपको नॉर्मली समझ आ रहा है। ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया, बहुत सारे मतलब प्लूरल, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। डन, ओके। नेक्स्ट इज दैट वुमन ब्लैंक ड्रेसेस। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। पता है क्यों? क्या दिया हुआ है, वुमन दिया हुआ है। वुमन क्या होता है, सिंगुलर, विमेन होता है प्लूरल। जैसे मैन होता है सिंगुलर, मेन होता है प्लूरल, राइट। कई लोग होते हैं जो वुमेन्स बोलते हैं, वुमेन्स वर्ड ही नहीं होता। वुमन इज सिंगुलर, एक औरत, विमेन इज प्लूरल। वैसे ही मैन एक होता है, मैंस कुछ नहीं होता, मेन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, विमेन या वुमन, क्या दिया है, वुमन दिया है, वुमन क्या है, सिंगुलर, वो भी क्या होगी, सिंगुलर। बहुत आसान। अब सेल का सिंगुलर क्या होता है, सेल्स। सो आंसर हो जाएगा दैट वुमन सेल्स ड्रेसेस, क्योंकि सेलिंग होता तो आपके पास यहाँ कुछ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, नहीं है। हैव सोल्ड हमको चाहिए नहीं, दैट वुमन हैव सोल्ड ड्रेसेस, हम बोल रहे हैं दैट वुमन हैज होता तो सही होता, बिकॉज हम सिंगुलर चाह रहे हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, सेल्स ड्रेसेस। डन। तो इस तरीके के भी आसान क्वेश्चन है जिनकी उम्मीद आप बहुत कम रखें तो अच्छा होगा, बिकॉज शायद ही होगा कि आपको इतने कम क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ग्रामर के और आपको इतना आसान मिल जाए। बट ठीक है, ये कॉमन सेंस है, जो डर जाते हो वहाँ पर क्या लगाएं, क्या करें, अरे बाप रे क्या होगा, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट वुमन है, सिंगुलर है। डन, ओके। 31 है शी अलॉन्ग विथ पेरेंट्स ब्लैंक गोइंग टू द मॉल। अरे बड़ा आसान है, हमको सब पता है। जब भी ऐसे अलॉन्ग विथ या कुछ आएगा वो क्या कर रहा है, आपको भटका रहा है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, शी के हिसाब से। तो शी और सीधे पढ़ो आप फिर वर्ब के साथ, अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स मत पढ़ो। सो शी आर गोइंग होता नहीं है, शी इज गोइंग सही है, शी वर हो नहीं सकता, शी हैड नहीं, हैड बीन होता है, ठीक है। तो टेंस के हिसाब से ऑप्शन डी गया, वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है उस हिसाब से ऑप्शन ए और सी गया, बचा ऑप्शन नंबर बी। तो हो जाएगा शी इज गोइंग टू द मॉल या फिर शी along with her parents is going to the mall। तो along with her parents, जो पेरेंट्स के साथ तो सेकेंडरी है, जा कौन रहा है भैया, शी जा रही है, तो she is। डन, ओके। नेक्स्ट है when two objects are joined by along with, the verb is used according to the first main subject। अरे ये तो हमको पहले ही पता है ना, भले along with हो कुछ भी हो, या तो आप इस तरीके से रूल पढ़ो या फिर आपको जो मैंने पहले रूल बताया वैसे पढ़ लो कि भाई आप ध्यान सिर्फ देंगे जो मेन सब्जेक्ट है उस पर या फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उस पर, बिकॉज वो मेन है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट है 32, हेयर ब्लैंक द टिकट्स ऑफ द शो दैट यू वांटेड। बड़ा आसान है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए हेयर वाला या देयर वाला, यहाँ पे आप नॉर्मल जो सेंटेंसेस पढ़ते आए हो ना, बस उस पर ध्यान दो। जैसे दिया हुआ है द टिकट्स, है ना। अब आपको हेयर इज भी सही होता है, हेयर आर भी सही होता है, देयर इज जो होता है देयर आर भी, पढ़ो ही मत इनको, आप सीधे देखो कि भाई बात किसकी हो रही है, टिकट्स की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, टिकट्स है, टिकट्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा,
ठीक है। सो हेयर प्लूरल वर्ब द टिकट्स, तो आपको हेयर देयर दिख जाए कभी भी, आप सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान दो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, इतना आसान है ये। सो हेयर आर सही है बिकॉज टिकट्स प्लूरल है, हेयर इज हो नहीं सकता। हेयर हैव, हेयर हैज कुछ होता ही नहीं है ना, हेयर हैज द टिकट्स, हेयर हैव द टिकट्स, क्या है ये, कुछ भी है। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज आर। तो हेयर और देयर आपको कभी भी दिख जाए, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आगे क्या दिया हुआ है, किसकी बात हो रही है, मेन सब्जेक्ट क्या है, टिकट्स। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब यूज करते हो ना, तो वर्ब जो है वो बेचारा सिर्फ सब्जेक्ट को ढूंढ रहा होता है, भाई कौन है जिसके साथ मैंने अग्रीमेंट किया है, आपकी नजरें पर उस पर पड़ती नहीं, आप सिर्फ हेयर देयर इनमें लगे रहते हो, एंड दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। सो डोंट kind of keep an eye on that, keep an eye on the subject, clear? Okay, next है 33rd, it blank the boys who blank won the competition। अरे भाई दो ब्लैंक हैं, अब इट जो है वो क्या यूज करता है, इट इज, इट वर, इट आर, इट इज, हमको पता है इट इज ही यूज करता है ना, ना तो इट इज, इट वर होता है, ना ही इट आर होता है। तो एक ऑप्शन हो जाता है ए और एक हो जाता है बी। अब आपको ध्यान देना है आगे क्या है, हु वॉज या हु हैव। अब यहां पर आप बात कर रहे हैं बॉयज की, है ना, तो हु क्या कर रहा है, वो बॉयज को रिलेट कर रहा है, हु यानी बॉयज, तो आप हु मत पढ़ो, आप बॉयज पढ़ो। द बॉयज वॉज वन, द बॉयज हैव वन। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज द बॉयज वॉज कुछ होता नहीं है, और नॉर्मली भी अगर आप टेंस के हिसाब से भी जाओ तो वॉज वन कुछ होता नहीं है, हैज वन जरूर होता है, बट इट की मदद से हमको वर और आर कैंसिल करने में मदद मिल गई है। सो दिस इज, आपको ध्यान रखना है, इट जो है वो तो ऑब्वियसली इज का ही यूज करेगा, वॉज का यूज करेगा, तो आपके पास सिर्फ इज एक ही ऑप्शन में है और डी में है, ए और डी। और रही बात हु की, तो हु बात किसकी कर रहा है, बॉयज की, बॉयज है हमारा सब्जेक्ट, तो हु पे मत ध्यान दो, बॉयज पे ध्यान दो। सो बॉयज was या boys have won। so आंसर हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी, that is it is the boys who have won the competition। clear? okay, नेक्स्ट है 34th, 2/3 ऑफ द मिल्क। बहुत आसान है, अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है और वो बात किसकी कर रहा है वो देख लो। अगर यहाँ पे बात हो रही है काउंटेबल की, जो से आप गिन सकते हो, गो फॉर प्लूरल वर्ब। अगर यहीं आप बात कर रहे हो अनकाउंटेबल की, गो फॉर सिंगुलर वर्ब। गिन ही नहीं सकते तो प्लूरल कैसे होगा, है ना। अब मिल्क को कैसे गिनोगे, एक दो मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसके पहले भी जो फ्रैक्शन का रूल मैंने बताया था, केक केक्स वाला, वो भी बहुत आसान है समझने में, और ये दूसरा फंडा है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल के बीच में डिफरेंशिएट करेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ द मिल्क, सिंगुलर। वॉज स्प्लिट, स्प्लिट नहीं होना चाहिए, स्पॉइल्ड होना चाहिए। स्प्लिट क्या है, या स्प्लिट भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्प्लिट भी सही वर्ड है। सो was split, were split, are split, have been split या spoiled, आपको जो भी वर्ड चाहिए। ऑब्वियसली were और have कैंसिल हो जाएंगे, are भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये प्लूरल है और ये अनकाउंटेबल है। सो आंसर हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए। तो या तो रूल पता हो या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या करते रहो, मगजमारी करते रहो कि कौन सा ऑप्शन सही है या नहीं है। सो यहाँ इस पे आपका जो रूल है वो बहुत अच्छे से परफेक्टली फिट बैठता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 34th का, ओके ठीक है, पढ़ भी लेते हैं। इफ हाफ ऑफ 1/3 ऑफ 3/4 आर फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन, यानी आप जिस नाउन को गिन नहीं सकते, देन द वर्ब इज केप्ट एज सिंगुलर, एंड इफ यू कीप इट विथ काउंटेबल देन द वर्ब इज केप्ट एज प्लूरल, जो मैंने अभी बताया आपको। डन, ओके। नेक्स्ट है 35th, मोर देन वन ब्लैंक सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। सो मोर देन वन, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। सो मोर देन वन कैंडिडेट्स वॉज कुछ नहीं होता, अगर कैंडिडेट्स हैं तो वो वर होगा। पहले तो ऑप्शन को ही सही कर देते हैं, कैंडिडेट वॉज, कैंडिडेट वर, कैंडिडेट्स हैव। ओके ठीक है, हैव सिलेक्टेड कुछ नहीं होगा, हैव बीन सिलेक्टेड होता है, यानी आपके पास सब कुछ हटाने के बाद सीधे सीधे आपके पास एक ऑप्शन बच जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मोर देन वन कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू। बट हम तो ये पढ़ रहे हैं कि मोर देन वन है मतलब एक से ज्यादा है तो प्लूरल होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर यही गड़बड़ करते हैं हम लोग। जो रूल है वो कहता है अगर मोर देन कुछ दिया है, मोर देन वन, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो रूल है। चलो रूल नहीं दिया हुआ है बट दिस इज समथिंग जो हम याद रख सकते हैं कि एक से ज्यादा की बात हो रही है बट मोर देन वन इज द मेन फोकस जिस पे आपको ध्यान देना है। तो ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आई अग्री, बट दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। मोर देन वन कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू, यानी सिलेक्ट एक करना था बट एक से ज्यादा किया गया था, तो एक हमारा फोकस है, तो इसीलिए उस हिसाब से ही वर्ब हम यूज करेंगे। डन, तो ये कंफ्यूजिंग है बट एक नई चीज है जो आपको सीखने को मिल रही है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, द जूरी ब्लैंक हैज बीन थिंकिंग टू चेंज द डिसीजन टेकन। जूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ जजेस को एक वर्ड दे दिया है जूरी, यानी जितने भी जजेस बैठे हुए हैं सबको एक की तरह ही डिस्कस किया जा रहा है कि
जितने भी हैं वो एक साथ अपने डिसीजन पे वापस से सोच विचार कर रहे हैं कि हमने गलत तो नहीं ले लिया डिसीजन, ठीक है। सो यहाँ पर जूरी जो है वो एक सिंगल एंटाइटी है, सिर्फ एक की बात हो रही है, दैट इज ग्रुप ऑफ जजेस इज वन। सो आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी सिंगुलर। सो द जूरी वर बीन नहीं होता, वर बीन वैसे भी कुछ नहीं होता, आर बीन भी कुछ नहीं होता, इस बीन भी नहीं होता, हैज ही होता है। तो टेंस के हिसाब से भी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए डी, और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के हिसाब से भी आपको सिंगुलर ही चाहिए था। सो हैज बीन थिंकिंग टू चेंज द डिसीजन, इजी, ओके। नेक्स्ट शी एंड आई ब्लैंक मेड अ प्लान टू सेल द कार। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऑब्वियसली हमको पता है कि एंड के साथ अगर दो अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी जो अलग अलग की बात कर रही हैं, डेफिनेटली आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। बट एक और चीज़ है जो एज अ रूल आप समझ सकते हैं कि अगर दो प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं एंड के साथ, तब भी आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। सो शी एंड आई प्लूरल वर्ब मेड अ प्लान टू सेल द कार। सो शी एंड आई हैज़ मेड सिंगुलर है, आर मेड होता नहीं है, इट शुड बी इधर हैव होना चाहिए, बिकॉज आर मेड कुछ नहीं होता है, ठीक है। आर मेकिंग इज समथिंग, जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। तो इसीलिए क्या हो जाता है, दिस इज रॉन्ग, हैज बिकॉज सिंगुलर है, आर क्योंकि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत है, हैव बिल्कुल सही है बिकॉज प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है बट स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत है। सो आंसर क्या हो जाता है, शी एंड आई हैव मेड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द प्लान टू सेल द कार, ठीक है। सो इस तरीके से आपको एक तो स्ट्रक्चर की भी मदद मिल गई, दूसरी बात आपको प्लूरल यूज करना है, पहले ही पता था। बट एक और चीज़, अगर दो प्रोनाउन साथ में हो तो प्लूरल वर्ब ही यूज करना है, डन, ओके। इसका रूल वही है जो अभी मैंने बताया, when two pronouns are joined by and the verb is kept in plural form। so as a rule भी अगर आपके दिमाग में रहेगा तो फिर जैसे ही आपको दो प्रोनाउन दिखेंगे and के साथ, अब सीधे सीधे प्लूरल वर्ब यूज कर दोगे। नेक्स्ट है 38, the batch of workers blank the most skilled batch। बात किसकी हो रही है, वर्कर्स की है ना, सो आर लगा दे, नहीं, बैच ऑफ वर्कर्स द मोस्ट स्किल्ड बैच, यानी ये वाला जो बैच है वो सबसे ज्यादा स्किल्ड बैच है। अगर और अच्छे से समझना है तो इसको दिस कर सकते हो कि दिस बैच ऑफ वर्कर्स ब्लैंक द मोस्ट बैच, ठीक है। अब आपको और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो यानी यहाँ वर्कर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे बैच की हो रही है कि बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस लगती है जैसे, तो बहुत सारे बैच होते हैं। अब उन बैचेस में से ये वाला जो बैच है ना, ये बेस्ट है। तो वर्कर्स की बात नहीं हो रही, पूरे बैच की बात हो रही है एज अ होल, दैट इज एज वन एंटाइटी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। सो विल इट बी वर, नहीं, दिस इज प्लूरल, एलिमिनेट दिस, दिस इज ऑल्सो प्लूरल, एलिमिनेट दिस, दिस इज ऑल्सो प्लूरल। आंसर एक ही बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि दिस बैच ऑफ वर्कर्स या द बैच ऑफ वर्कर्स इज द मोस्ट स्किल्ड बैच, डन, ओके। नेक्स्ट है 39, द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू सिलेक्ट ब्लैंक 30। तो वही है द नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ का रूल है कि द नंबर ऑफ होता है तो हम प्लूरल सिंगुलर का यूज़ करते हैं, नंबर होता है तो प्लूरल का यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स पड़े हैं, है ना। अभी हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू सिलेक्ट। तो हमें जितने लोग सिलेक्ट करने हैं वो कितने हैं, 13 हैं। तो यहाँ आपके पास द नंबर ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, वो दिख गया आपको, सीधे सीधे आप सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लीजिए। सो द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू सिलेक्ट वॉज 30, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वॉज दिया हुआ है, नहीं इज दिया है तो इज रख लीजिए, या फिर उसको वॉज कर लीजिए, एक ही बात है, या तो इज या वॉज, बिकॉज दोनों ही सही है, ठीक है, एक ही बात है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू सिलेक्ट, द नंबर ऑफ है तो आप ऑब्वियसली सिंगुलर का यूज करेंगे। सो दिस विल चेंज द आंसर, क्लियर, यानी एक स्पेसिफिक आपने बता दिया है द, और इसीलिए आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो आर 13 नहीं होकर इज 13 होगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है 40th, अ नंबर ऑफ पीपल ब्लैंक रिटर्न ऑन दिस टॉपिक। अ नंबर ऑफ है तो ऑब्वियसली क्या करोगे, प्लूरल यूज करोगे, है ना। सो अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे हैं, भिन्न भिन्न। अ है तो आप एक स्पेसिफिक नहीं बता रहे हो, द होता तो आप डेफिनेट बताते हो, डेफिनेट था इसलिए द नंबर ऑफ सिंगुलर। अ नंबर ऑफ क्या है, स्पेसिफिक नहीं है तो इसलिए प्लूरल। सो अ नंबर ऑफ पीपल प्लूरल, वॉज रिटन हो नहीं सकता, हैव रिटन, हैज बीन रिटन, इज रिटन। तो इज और वॉज तो कैंसिल हो जाता है बिकॉज ऑफ प्लूरल, हैज भी प्लूरल के हिसाब से कैंसिल भी होता है और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी कैंसिल हो जाता है, और आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो ओवरऑल ये ध्यान रखना है, अगर आपको द नंबर ऑफ दिया है तो प्लूरल सिंगुलर वर्ब यूज करें, अ नंबर ऑफ दिया है तो प्लूरल वर्ब यूज करो, क्लियर। सो क्या बन जाता है, आपका जो रूल है वो समझ आ गया, लिखने की जरूरत तो नहीं है बिकॉज दिस इज समथिंग जो सबसे कॉमन है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हम। तो द नंबर ऑफ सिंगुलर, अ नंबर ऑफ प्लूरल। अ एक होता है बट हम उल्टा करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं बिकॉज अ नंबर ऑफ डेफिनेट नहीं है, कितने भी होंगे, क्लियर। द रीसेंट चेंजेस इन द बुक ब्लैंक इनेबल्ड अस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ बेटर वे। तो जो चेंजेस हैं बुक में, जो अभी अभी बदलाव किए गए हैं, रीसेंट चेंजेस, उन्होंने हमको इनेबल किया है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल या इन अ बेटर वे। तो किस वजह से आप बेटर वे में समझ पा रहे हो,
रीसेंट चेंजेस की वजह से, है ना, बुक की वजह से नहीं, बुक में जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से। सो द रीसेंट चेंजेस, फिर आप वर्ब पढ़ो, इन द बुक मत पढ़ो बिकॉज वो हमारा मेन सब्जेक्ट है। द रीसेंट चेंजेस वर इनेबल्ड, द रीसेंट चेंजेस हैज, द रीसेंट हैव इज। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज वर V3 होता नहीं है, हैज़ हमको चाहिए नहीं बिकॉज द रीसेंट चेंजेस, हैज़ तो बोलेगा नहीं, प्लूरल बोलेगा, एंड इज भी नहीं हो सकता बिकॉज वो सिंगुलर है। सो एक ही बचता है ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द रीसेंट चेंजेस हैव। तो वही चीज़ है क्वेश्चन में, ये ध्यान दो बात किसकी हो रही है, यहाँ चेंजेस की बात हो रही है, बुक की नहीं हो रही है। तो बुक इज सही होता बट चेंजेस इज नहीं होता। क्लियर? ओके। 42nd इज एवरी वन ऑफ द शर्ट्स ब्लैंक अ डिफरेंट कॉलर। बड़ा आसान है, एवरी वन हर एक मतलब सिंगुलर, है ना। सो एवरी वन ऑफ द शर्ट्स हैज अ डिफरेंट कॉलर, आर अ डिफरेंट क्या होगा, इज अ डिफरेंट कॉलर नहीं है, उसमें हर एक कॉलर एक डिफरेंट कॉलर, शर्ट एक डिफरेंट कॉलर थोड़ी होगी, शर्ट में डिफरेंट कॉलर होगा, तो इसीलिए इज जो है वो गलत हो जाता है। एवरी वन ऑफ द शर्ट्स हैव प्लूरल है, सो आंसर एक ही बचता है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज हमको एवरी वन है, हर एक है, तो सिंगुलर यूज करना है। दूसरी बात आपको मीनिंग पे भी ध्यान देना है, मीनिंग के हिसाब से इज जो है वो गलत हो जाता है। क्लियर? और हैव जो है प्लूरल है, आर प्लूरल है, इसीलिए एक ही बचता है ऑप्शन नंबर ए। डन? ओके। 43rd इज द टीचर और द स्टूडेंट ब्लैंक स्पीकिंग टुडे। भाई और वगैरह है तो हमको पता है हमको क्या करना है, ऑलरेडी हम इतने सारे एग्जाम्पल्स देख चुके हैं कि भाई पास वाले को देखो, बस जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है, राइट। सो स्टूडेंट हैज, स्टूडेंट इज, स्टूडेंट विल, स्टूडेंट आर, सो स्टूडेंट हैज स्पीकिंग थोड़ी होगा, है ना। द स्टूडेंट इज स्पीकिंग, ओके, द स्टूडेंट विल स्पीक होता है, द स्टूडेंट आर नहीं होता। सो आंसर क्या बच जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी इज, क्योंकि और के साथ है तो हम सिर्फ स्टूडेंट पे ध्यान देंगे और आगे का जो वर्ब है वो प्लेस कर देंगे। क्लियर? ओके। 44th इज ईच ऑफ द सिंगर्स। अगेन बड़ा आसान है, हम नन पढ़ चुके हैं, एवरीबडी एवरीवन पढ़ चुके हैं, अब बचा है ईच। ठीक है, तो सारे हमने एक एक रूल्स जो है उनको रिवाइज कर लिया है, इस तरीके से आपके पास सारे क्वेश्चंस हो गए। सो ईच ऑफ द सिंगर्स ब्लैंक ब्रिलियंटली, यानी सिंगर्स पे ध्यान दोगे तो प्लूरल लगाओगे, बट हम ईच की बात करें, ईच मतलब हर एक, तो जितने भी गायक थे उनमें से हर एक गायक जो है, एवरी सिंगर, बहुत ही ब्रिलियंट वे में गाना गा रहा था। सो ईच ऑफ द सिंगर, सिंग, सिंग्स, सिंगिंग, आर सिंगिंग। सो एक ही है जो सिंगुलर की बात कर रहा है। देखो सिंग जो है वो प्लूरल है, सिंग्स सिंगुलर है, सिंगिंग यूज कर नहीं सकते बिकॉज इजएमआर नहीं दिया है, आर सिंगिंग दिया हुआ है बट आर का इस्तेमाल कर नहीं सकते बिकॉज सिंगुलर चाहिए। सो इस तरीके से आंसर जो है वो सिर्फ एक है, ऑप्शन नंबर बी, ईच ऑफ द सिंगर्स सिंग्स ब्रिलियंटली। तो सिंगर्स सिंग्स नहीं सही होता बट ईच है, इसीलिए सिंग्स है। डन? ओके। 45th इज हेयर द ब्लैंक रिपोर्ट्स फ्रॉम दैट डे। देयर और हेयर का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप उस पर ध्यान मत दो कि हेयर है कि देयर है, आप सीधे सब्जेक्ट पे जाओ। द रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स मोर देन वन है, प्लूरल है, सो द रिपोर्ट्स आर, हैज, हैड, इज, द रिपोर्ट्स आर फ्रॉम दैट डे, ओके, हैज फ्रॉम दैट डे होगा नहीं, हैड फ्रॉम दैट डे होगा नहीं, इज यूज कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि हैज और हैड जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रॉपर नहीं है। दूसरी बात, हमको सिंगुलर यूज नहीं करना, रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, सो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर। सो वही है आपका क्या करेक्ट ऑप्शन। तो हेयर देयर में क्या करो, सीधे सीधे मेन सब्जेक्ट पे चले जाओ और उसके हिसाब से वर्ब को प्लेस करो। डन? ओके। 46th इज 1/3 ऑफ द पैंट्री ब्लैंक फुल। पैंट्री कार आपने देखा होगा, जब ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हो तो एक प्रॉपर हिस्सा बना होता है जहाँ से खाना आता है, ठीक है, उसको कहते हैं पैंट्री। सो यहाँ दिया हुआ है 1/3 ऑफ द पैंट्री। अब आप बोलेंगे 1/3 मतलब मोर देन वन क्या मतलब, 1/3 इज पार्ट ऑफ 1, है ना, बट उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, 1/3 किसका है, पैंट्री है, पैंट्री सिंगुलर है, सीधे जाके सिंगुलर वर्ब लगा दो, दैट्स इट। सो आर फुल, वर फुल, हैव फुल, इज फुल, एक ही है सिंगुलर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो आंसर हो जाता है 1/3 ऑफ द पैंट्री इज फुल या 1/3 ऑफ द पैंट्री वॉज फुल, दोनों ही चलेंगे। क्लियर? ओके। 47th इज व्हेन शी ब्लैंक एवरीवन ब्लैंक। अब शी क्या है, सिंगुलर है, तो उस हिसाब से लगाओ वर्ब। एवरीवन भी क्या है, सिंगुलर ही है, एवरीवन हर एक, तो एक है तो सिंगुलर, सो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में सिंगुलर। तो सीधे सीधे देख लो ऑप्शन जहां पे दोनों सिंगुलर दिए हुए हैं, टॉक इज प्लूरल, टॉक्स लिसन्स, ओके, दोनों सिंगुलर हैं, टॉक्स लिसन, अब लिसन जो है वो गलत हो जाता है यहाँ पे, है ना, और टॉक लिसन दोनों प्लूरल है, इसलिए एक ही आंसर बचता है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन शी टॉक्स एवरीवन लिसन्स। जब वो बात करती है तो सब सुनते हैं, ठीक है, तो शी इज सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर वर्ब टॉक्स, और एवरीवन भी सिंगुलर है, सभी नहीं बोल रहा है, हर एक बोलना है इसको, और हर एक है तो एक है, सो आंसर हो जाएगा क्या, लिसन्स। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 48 इज द मिनिस्टर अलॉन्ग विद द मीडिया ब्लैंक एक्सपेक्टेड शॉर्टली। अगेन ये तो अब रट ही गया है रूल, है ना, अलॉन्ग विद पे ध्यान ही नहीं देना, हम सिर्फ पहला वाला ध्यान देंगे। तो मिनिस्टर बोला है, मिनिस्टर सिंगुलर है, मिनिस्टर्स होता तो प्लूरल होता, है ना, तो उस हिसाब से आपको बस वर्ब प्लेस करना है। सो द मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, द मिनिस्टर आर हो नहीं सकता, हैव नहीं हो सकता, वर एक्सपेक्टेड शॉर्टली नहीं, इज एक्सपेक्टेड, है ना। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर
ए, बिकॉज वर्ब भी क्यों नहीं हो रहा है यूज, बिकॉज वर्ब प्लूरल है ना। तो आप अलॉन्ग विद द मीडिया पे ध्यान ही मत दो, आप सीधे बस सब्जेक्ट पे ध्यान दो। वो जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इजी, ऑल राइट। नेक्स्ट है द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जॉन विथ हिज टीम मेंबर्स ब्लैंक रियली वेल। विथ हिज टीम मेंबर्स, विथ वाला वर्ड भी हमने पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा है। अभी लिस्ट नहीं बताई थी मैंने, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, है ना, एज वेल एज, देन उसके बाद बिसाइड्स, और उसके साथ साथ एक पढ़ा था विथ। तो विथ भी क्या करता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट जॉन है, बाकी टीम मेंबर्स वगैरह पे ध्यान मत दो। सो जॉन सिंग वेरी वेल हो नहीं सकता, बिकॉज जॉन सिंगुलर है, सिंग प्लूरल है। जॉन सिंगिंग नहीं होता, इज एम आर होता सिंगिंग, तो आपका ऑप्शन सही होता। जॉन हैव संग नहीं होता, हैज होता है। एंड जॉन सिंग्स, यस, ऑप्शन नंबर डी है, जो स्ट्रक्चर भी सही है और वर्ब के फॉर्म में भी सही है। तो बस आपको क्या करना है, अगेन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और वर्ब प्लेस करना है। क्लियर, ओके। लास्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द केक ब्लैंक मिसिंग। अब जब सम वगैरह आता है ना, तो ये क्या होते हैं, ये इनडेफिनेट होते हैं, हमको नहीं पता सम मतलब कितना, है ना। सो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान देना है किसकी बात की गई है, सम ऑफ द केक ना, केक इज व्हाट, वन, तो जो वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर। सो सम ऑफ द केक इज वर आर हैड, आंसर सिर्फ होगा ऑप्शन नंबर ए। इज मिसिंग, हैड मिसिंग होता नहीं है, क्योंकि बाकी वर और आर क्या है, वो गलत ऑप्शन है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सम ऑफ द केक इज मिसिंग या सम ऑफ द केक वॉज मिसिंग। इट्स जस्ट दैट केक की बात हुई है, केक्स होता तो उस हिसाब से हम ध्यान देते। क्लियर, सो आंसर क्या हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए। और इस तरीके से सारे क्वेश्चंस एंड हो गए हैं। आई होप आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए, बिकॉज हमने क्वेश्चंस की मदद से रूल्स किए तो ज़्यादा अच्छी बात है, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ था और आपको एक एक एग्जाम्पल भी मिलता गया, राइट। और वही आप वापस से पूरे रूल्स पढ़ लेते जो हमने रिपोर्टेड स्पीच में किया था, तो वो यहाँ फंडा बैठता नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच में वो सही था। Here we can't do that, so I hope you got all the questions in your mind and you remember all the rules कि भाई क्या है। रही बात, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा ऑडियंस वाला जो आपको शायद लग सकता है कि भाई पता नहीं कैसे देखते हैं, बस आपको मीनिंग पे जाना है कि बात क्या हो रही है, सारे मेंबर्स की हो रही है अलग अलग, गो फॉर प्लूरल वर्ब। अगर एक की तरह बात हो रही है, गो फॉर सिंगुलर वर्ब, दैट्स इट। क्लियर, ओके। So with this we have completed the topic, that is all the multiple choice questions based on the topic subject verb concord. This is a very easy topic. It's just that you need to know 3 से 4 rules which are very basic. Otherwise एक main rule याद रखो बस, subject singular verb singular, subject plural verb plural। बस ध्यान दो subject क्या है, मतलब जो आगे की बातचीत हो रही है वो किसके संदर्भ में है, it is indicating which one। If the subject is something that has been indicated as singular, go for the singular verb, and plural if it is a plural subject। Clear, all right। but before we end this video, एक और चीज़ है जिसे हमें हमेशा की तरह बहुत जल्दी से डिस्कस करना होगा, that is अगर आपको YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कुछ भी टॉपिक या सब्जेक्ट कवर करना होता है, आप क्या करते हो, आप YouTube पे जाते हो, सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन, सर्च फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा हो या आप नहीं ढूंढ पा रहे हो किसी टॉपिक को, तो इसका मतलब ये नहीं है वी हैव नॉट कवर्ड इट। सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं अच्छे वे में, बट येस कभी कभी हो जाता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो इन सर्चिंग फॉर द टॉपिक। वी डोंट वांट दैट यू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, दैट्स व्हाई वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। और वो ये है कि आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। क्यों करना चाहिए विजिट, बिकॉज इस वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन होती हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ कुछ क्लिक्स करने हैं एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। अब करना क्या है, इसके लिए जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, देख सकते हैं वहाँ पे मेंशन है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा। नाउ ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें, आपको सारी क्लासेस एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन है, दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th यू गेट ऑल द क्लासेस, और आपको सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करना है जिसका भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो। सपोज फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करेंगे, आप क्लास 9th पे बस क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 9 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। अगर कोई सब्जेक्ट नहीं दिख पा रहा है, जस्ट स्क्रॉल, आपको और भी सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसके टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं। सपोज आप पढ़ना चाहते हो क्लास 9th इंग्लिश, आप क्या करोगे, क्लास 9th इंग्लिश पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने भी टॉपिक्स कवर्ड हैं वो सब एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिसाइड आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट और आपके सामने उसका वीडियो आ जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपकी जो पहली बुक है दैट इज बीहाइव, उसका जो सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 दैट इज इवलिन ग्लीनी, अगर आपको वो पढ़ना है आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे बुक पे क्लिक करो, चैप्टर 2 पे क्लिक करो, सारे आपको ऑर्डर में मेंशन हो जाएंगे टॉपिक्स। क्लिक ऑन द टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। This is how easy it is, just few clicks, few seconds and you will get the video. Instead of searching, scrolling and stuff like that is totally a wastage of time. You can go with this. Once you're done with this, आपको लगता है कि अब मुझे इंग्लिश का ही कोई दूसरा टॉपिक कवर करना है, आप क्या करेंगे, आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बाकी की सेक्शंस भी डिस्प्ले होंगे। क्लिक ऑन द सेक्शन, you will get the video. And if in case if you want to change the subject or the class, no worries, just click on the back button, follow the same steps and you will get again the video in front of you. So this is how easy it is. I hope you are going to definitely go for this option. Done? Okay.
So with this, we have finally come to an end of today's topic, that is subject verb concord ka discussion and all the important multiple choice questions. I hope you understood each one of them, and if it's a yes, then definitely give a big fat thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can, ताकि जिसको भी confusion हो इस topic में, they all can go through it. Also share about Magnet Brains with as many students as you can, ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर आप कोई भी update miss नहीं करना चाहते हो of our channel, definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to share, like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one, we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.